अगर एक साइड ही वो फोर्स लगता है तो इतना इलॉन्गेशन आ जाएगा, और यही अगर एक फोर्स ऐसा लगेगा तो इतना ही कंप्रेशन आ जाएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ ये फोर्स ऐसा लग जाता तो इतना कंप्रेशन आ जाता। यार ये जो टेंशन है ये इसके नीचे वाली रॉड को तो बैलेंस कर रही है। भाई इस नीचे वाली रॉड को किसने झेला, ये वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? ऑब्वियसली भाई कंप्रेसिबिलिटी का मतलब जो जितना ज्यादा कंप्रेस किया जा सके वो उतना ही ज्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी। ये जो कहानी है जो आपको इधर दिख रही है, कहानी आपको इस वायर पे किए गए कष्टों का एकदम लेखा जोखा है कि भैया इस पे क्या क्या कष्ट हुए और उसने क्या क्या झेला। तो हाय गाइस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपका भाई निखिल धावाई हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की और वायर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। लेकिन हमने जो पिछले सेशन का कुछ टॉपिक छोड़ा था उसे भी हम कवर अप करेंगे पहले, जो कि था अपना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ पहले वाला लेक्चर आप लोग देख के आए होंगे। तो बिना देर किए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम कि हमने पिछले लेक्चर में खत्म कहाँ किया था। तो हमने जो है जो लेक्चर को खत्म किया था वो बात की थी हमने यंग्स मॉड्यूलस पे। और यंग्स मॉड्यूलस हमारे पास क्या है, ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इस चीज के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। एक बार मैं क्विकली एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हमने पिछले लेक्चर में यंग्स मॉडुलस के बारे में क्या पढ़ा था। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस हमने कहा था कि ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये जो है हमारे पास क्या था, ये था यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और इसमें हमने ये देखा था कि अगर एक रॉड है और इस पे अगर मैं इधर से फोर्स लगाता हूँ F, यहां से भी फोर्स लगाता हूँ F, और y जो है वो है इसका यंग्स मॉडुलस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस रॉड का मैं कह रहा हूं A और लेंथ है इसकी कितनी L। तो हम जानते हैं कि इस पूरी रॉड में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो आ जाएगा F/A, और जो स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप होगा वो आ जाएगा डेल्टा L/L, और यहां से ये आ जाएगा यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेन जो रहता है वो रहता है चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। यहां से जब आप देखोगे तो डेल्टा एल की जो वैल्यू थी या इलोंगेशन की जो वैल्यू थी वो निकल के आती है FL/AY। ये जो है हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आती है, डेल्टा एल की वैल्यू। ठीक है, और साथ ही साथ हमने एक और बात यहां पे की थी कि अगर दोनों तरफ पे फोर्स F लग रहा है तो ये इलोंगेशन है, लेकिन अगर हमारे पास एक साइड से फोर्स लग रहा होगा तो हमने इंटीग्रेट करके देखा था और हमने देखा था कि जो रिजल्ट आ रहा था इस केस में जो इलोंगेशन आ रहा था वो आ रहा था FL/2AY। तो हम एक और निष्कर्ष पे यहां से पहुंचे थे, अगर एक साइड ही वो फोर्स लगता है तो इतना इलोंगेशन आ जाएगा, और यही अगर ये फोर्स ऐसा लगेगा तो इतना ही कंप्रेशन आ जाएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ ये फोर्स ऐसा लग जाता तो इतना कंप्रेशन आ जाता। और फिर हमने एक ट्रिक देखी थी लास्ट लेक्चर में, और वो ट्रिक हमें ये बताती है कि अगर आपके पास एक रॉड है और इसके ऊपर मान लीजिए एक फोर्स यहां से लग रहा है F1, एक फोर्स यहां से लग रहा है F2, और इसकी लेंथ है कुछ L, यंग्स मॉडुलस है इसका Y, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका A। तो जो नेट एलोंगेशन आएगा इस केस में वो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं F1 की वजह से आएगा F1L/2AY, और F2 की वजह से आएगा F2L/2AY। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ नेट इलोंगेशन यहां पे बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी। और जस्ट एक मिनट, सो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको आराम से देख लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले पिछली क्लास में भी देखा था, लेकिन यहां हमें कह रहा है कि इफ द रेशियो ऑफ लेंथ रेडिया एंड यंग्स मॉडुलस, अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था और इसका फिगर मैं पिछली क्लास में लेना भूल गया था, तो एक्चुअली वो फिगर ये था। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ लेंथ रेडिया एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड ब्रास wires in the figures are A, B and C respectively, then the corresponding ratio of increase in their length would be। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ ब्रास में जो फोर्स आएगा टेंशन का वो आ जाएगा 2 mg, तो मैं T2 कह देता हूँ,
और स्टील में जो फोर्स आएगा वो आ जाएगा अपने पास कितना 3 mg। अब हमें जो है रेशियो निकालना है किसका, इलोंगेशन का। एकदम आसान सी ये बात हो जाएगी कि डेल्टा L1 बाई डेल्टा L2 मैं लिखूंगा F1 L1 बाय A1 Y1, ऐसे ही यहां आ जाएगा F2 L2 बाय A2 Y2। यहां से हमारे पास जो चीज बनेगी वो बनेगी F1 L1 A2 Y2 अपॉन F2 L2 A1 Y1। कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज रख देनी है। तो आपको सीधे सीधे पता है F1 कितना अपना 3 mg और F2 कितना है 2 mg। यहां हम डालेंगे F1 बाई F2, यह आ जाएगा अपने पास 3/2। L1 बाई L2 की जो बात अगर हम देखेंगे तो L1 बाई L2 हमें कितना दिया गया है, वो हमें दिया गया है A। ऐसे ही A2 बाई A1 जो है वो आ जाएगा अपने पास 1/b²। एरिया आता है अपने पास πr², तो R2 बाई R1 इज 1/b, बिकॉज हमें दिया गया है रेडियस का रेशियो इज 1/b, सॉरी रेडियस का रेशियो दिया गया है हमें b। यहां R2 बाई R1 लिखा हुआ है इसलिए 1/b, और ऐसे y2 बाई y1 जो है हमारे पास वो आ जाएगा 1/c। यहां जो आंसर निकल के आएगा फाइनली, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये आ जाएगा 3a बाई 2b² c। 3a बाई 2b² c, यहां पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम रद्दी सा सवाल था, इसमें कहीं कुछ कोई मतलब हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं था, एकदम बेसिक आप कह सकते हो स्कूल लेवल का ये सवाल था। अगला सवाल भी एकदम रद्दी है, यहाँ पे कहीं कोई कुछ तकलीफ आपको नहीं होगी इसे सॉल्व करने में। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि भाई साहब 3 ब्लॉक्स है आपके पास और तीनों का मास जो दिया गया है वो दिया गया है 4 kg और ये भी कितना है 4 kg, और साथ ही साथ अपने को कहा गया है कि इनको कुछ ऐसे अटैच किया गया है, बोथ द वायर्स हैज इक्वल क्रॉस सेक्शन, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है और इतना है दोनों वायर्स का, ये वायर 1 ये वायर 2। सरफेस जो है वो कहा गया है कि ये है बिल्कुल स्मूथ, तो यहाँ किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं है। साथ ही साथ आपको कहा गया है कि फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन ईच वायर इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ बोथ द वायर्स इज इतना। तो आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालनी है हर वायर में। अब सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर आपको चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्ट्रेन जो आती है वो आती है अपने पास स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां से हम बड़ी आसानी से जो है स्ट्रेन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए यंग्स मॉडुलस पता होना चाहिए। तो हमें कहा गया है कि both the wires have same Young's modulus, ठीक है साहब, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। तो स्ट्रेस जो आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा टेंशन बाय एरिया। दोनों का एरिया सेम है, बस अपने को यंग्स मॉडुलस भी सेम है, बस टेंशन निकालनी है। अब टेंशन निकालने के लिए भाई एनएलएम जिंदाबाद, तो बोलेंगे हम एनएलएम जिंदाबाद और सॉल्व कर देंगे इसे। अब हो सकता है कि कई हमारे बेचारे भोले भोले जो बच्चे हैं उनको लग रहा हो कि अरे सर ये तो मूव ही नहीं करेगा ना, जिन्होंने शायद एनएलएम से पाला, जिनका नहीं पड़ा हो उनको लगेगा अरे सर ये तो 8 kg है दोनों मिला के और ये 4 kg इसको कैसे खींच लेगा, है ना। तो बहुत भोले भोले जो बच्चे हैं के लिए मैं यहाँ पे बता दूं कि भैया यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो ये 4 kg की जगह अगर 4000 kg भी होता, 4 लाख kg भी होता, तो भी ये 4 kg इसको खींच लेता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्लियर ये बात, रोकने वाला कोई नहीं है। यहां मैं पूरे सिस्टम को उठाऊंगा और पूरे सिस्टम पे मैं एनएलएम की इक्वेशन लगाऊंगा अलोंग द स्ट्रिंग। तो ये आपका जो 40 है ये हो गया खींचने वाला, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग हो जाएगा इंटरनल, तो हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं खींचने वाला फोर्स दैट इज 40 अपॉन टोटल मास जो कि आपके पास कितना 12, तो नेट फोर्स अपॉन मास इज द एक्सेलरेशन। क्लियर। और यहां से अगर मैं चाहता हूं T1 निकालना, बड़े आसान से शब्दों में आप ये बोल सकते हो कि T1 ही वो फोर्स है जो A को एक्सेलरेट करवा रहा होगा, और एक्सेलरेशन कितना है भैया अपना, ये है 40/12। T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है आपका 4 और एक्सेलरेशन है आपका 40/12, तो ये 4 से 12 गया 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 40/3। और इसी प्रकार आप बड़ी आसानी से T2 निकाल सकते हो।
भाई T2 की अगर आप बात करोगे तो T2 इन दोनों को मिलके खींच रहा है, आगे ना, T2 जो है वो इन दोनों को मिलके खींच रहा है, तो दोनों को एक साथ उठा लो, और दोनों को एक साथ उठा के आप क्या बोलोगे कि 4 और 4 कितना हो गया, 8, 8 इंटू एक्सेलरेशन, डायरेक्ट ऐसे भी कह सकता था इसी का डबल, क्योंकि ये 4 को खींच रहा है, ये 8 को खींच रहा है, तो T2 विल बी ट्वाइस ऑफ T1। खैर 8 इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 4-2 एंड 4-3, जैसा कि दिख रहा है आपको उसी का जस्ट डबल आ रहा है। तो अब आपके हाथों में T1 है, T2 है, A है, Y है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द स्ट्रेन, बस आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। भाई टेंशन ही तो निकालना था, हमने निकाल ली दोनों वायर्स में, A और Y तो आपको दिया ही है, तो यहाँ पे कहीं कोई तकलीफ मेरे हिसाब से आपको इस सवाल को सॉल्व करने में नहीं होगी। तो आइए सीखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है। यार ये पता नहीं मेरे कैमरे को है ना क्या हुआ है, जो मैं कैमरे को क्या हुआ है पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डरी है, लेकिन शायद मेरी आंखें कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। चश्मा लगाता हूँ तो एकदम क्लियर दिखता है, और अभी एकदम बढ़िया दिख रहा है, तब आंखों में चेक करा के आनी पड़ेगी ना, चश्मा भी बनवाना भाई। चलो, तो इलॉन्गेशन ऑफ रॉड अंडर इट्स सेल्फ वेट। अब हालांकि हम नॉर्मल केसेस में रॉड के वेट को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन अगर रॉड का खुद का वेट हुआ अच्छा खासा, तो हो सकता है कि उसके खुद के वेट की वजह से भी इलॉन्गेशन आए, या फिर कई बार क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो, नेग्लेक्ट जनरली तब किया जाता है जब कोई वायर हो और उससे कोई हैवी मास आपने हैंग करवाया, तो ऑब्वियसली जो वायर पे इलॉन्गेशन आएगा वो इस हैवी मास की वजह से आएगा, खुद के वेट की वजह से इतना कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास कोई हैवी मास है ही नहीं, तो फिर आपको उस वायर का वेट कंसीडर करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। कुछ ऐसा मान के चलिए कि अगर एक इंसान है जिसके पास जो है 10 रुपए पड़े, मान लो कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके पास 10 रुपए पड़े, तो उसके लिए वो 10 रुपए भी काफी मायने रखेंगे, है कि नहीं, क्योंकि वो कमाता धमाता तो कुछ है नहीं, बच्चा है, उसके पास 10 रुपए भी है, तो उसको तो वो रकम भी थोड़ी सी ऐसा लगे कि हाँ यार अच्छी खासी वैल्यू है। लेकिन वही जो करोड़ों में खेलता हो उसके लिए 10 रुपए का कोई मोल है ही नहीं। 10 क्या, उसके लिए तो 1 लाख रुपए भी बहुत छोटी चीज हो, है कि नहीं। अभी आज न्यूज पड़ी कि भाई कोई 30,000 का घोटाला करके पता नहीं कहाँ सिंगापुर भाग गया, ठीक है। तो ऐसे आदमियों के लिए 10-12 रुपए है या 1 लाख रुपए कोई उनके लिए वैल्यू नहीं है कि नहीं। तो भाई ऐसी बात है कि जब आप हैवी मास लगा दोगे तब इस वायर के मास को कंसिडर नहीं किया जाएगा, है भाई। आप अगर तगड़े घोटालेबाज हो तो फिर कहाँ आप जो है कि 10-15 रुपए, 1,000-1,200 रुपए या 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए की आप केयर करोगे, है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप ईमानदार इंसान हो तो यार फिर तो आप मतलब 1-1 रुपए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खैर, बात अपने लिए ये है कि यहाँ ये जो रॉड है अगर बहुत हैवी मास नहीं जुड़ा है तो यार इसके वेट को भी हम कंसिडर करेंगे और उसकी वजह से भी हम इलॉन्गेशन देखेंगे। तो यहाँ हम सीखने जा रहे हैं कि खुद के वेट की वजह से इसमें क्या इलॉन्गेशन आएगा। अब थोड़ी सी बात मैं ये बताना चाहूंगा, क्या यहाँ जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं क्या वो इसी टाइप के लग रहे हैं क्या, एक रॉड है और उसके दोनों तरफ कुछ एफ फोर्स लग रहा है, तो ऐसा नहीं। क्यों नहीं है ऐसा कि आप जब देखोगे तो यहाँ पर तो टोटल फोर्स जो लगेगा वो लगेगा mg, कि ये वाला जो सीलिंग है इस पूरे रॉड को बैलेंस कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको mg फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन इधर फोर्स ना के बराबर है, कुछ भी फोर्स नहीं है, ना के बराबर क्या है ही नहीं, जीरो है। इधर इसको और कोई नहीं खींच रहा है। mg जो लग रहा है वो कहां लग रहा होगा, अर्थ की वजह से वो लग रहा होगा सेंटर पे। इफेक्टिव जो आएगा वो किधर आएगा, सेंटर पे। हालांकि आप बोले कह सकते हो कि सर थोड़ा सा इतना सा जो नन्ना मुन्ना सा ये एक एलिमेंट लोगे उसका भी तो mg होगा। हाँ, होने को बिल्कुल होगा, लेकिन वो जो नन्ना मुन्ना सा एलिमेंट है उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है तो ना के बराबर है। अब किया जाए, तो यार किया यही जाए कि एक छोटा सा एलिमेंट उठाया जाए, छोटे से एलिमेंट के ऊपर और नीचे कितना फोर्स लग रहा है वो देखा जाए, और फिर उसका इलॉन्गेशन देखा जाए, और उस छोटे से एलिमेंट का अगर इलॉन्गेशन आपको मिल जाता है तो पूरी रॉड का जो है वो इलॉन्गेशन आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आ गई होगी। रही सही कसर मैं यहाँ पे पूरी कर देता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, तुमने कहा ठीक है सर ले लिया। मैंने कहा यार ये जो एलिमेंट है ये मैंने लिया है कुछ x यूनिट्स ऊपर। अब तुम कहोगे सर ये x कितना है, तो मैंने कहा यार ये x कुछ भी हो सकता है। अगर x 0 है तो बिल्कुल सबसे नीचे वाले एलिमेंट की बात हो रही है,
अगर x की वैल्यू l है तो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट की बात हो रही है, तो x की वैल्यू 0 से लेकर l कुछ भी हो सकती है। क्लियर? अब बात ये आती है कि यार यहां टेंशन क्या लग रही होगी, तो इतना भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं कहता हूं कि इस एलिमेंट को नीचे वाली रॉड नीचे खींच रही है और ऊपर वाली रॉड ऊपर खींच रही है, तो ऑब्वियसली ये जो ऊपर वाली रॉड है वो टेंशन थोड़ा सा ज्यादा लगा रही होगी। सर जी थोड़ा सा ज्यादा क्यों? क्योंकि दोस्तों बात ये है, एक mg भी लगेगा, तो mg जो है एक्चुअली dmg होगा। समझते हो इस बात को? भाई इसका खुद का भी तो mg होगा। ये टेंशन प्लस dmg is actually equals to this tension. This dt is actually what? It is that dmg. It is equal to this dmg, है ना? तो अब कोई बोलेगा सर जो आपका फॉर्मूला है वो डेल्टा एल वाला तो हमने यहां देखा था, वो सर जी तब वैलिड होता है ना जब दोनों जगह पर सेम फोर्स लग रहे हैं। अब मैंने कहा यार सेम फोर्स हो या थोड़ा सा एक जगह ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है, dt ऐसा तो है नहीं बहुत ज्यादा है, dt का मतलब थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस एलिमेंट के लिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि यार ठीक है दोनों तरफ इधर भी t इधर भी t, और t कैसे निकालेंगे आप? t निकालना बड़ा ही आसान है भाई। टेंशन जो है ये t किसको बैलेंस कर रहा है? t बैलेंस कर रहा है इस x लेंथ के मास को। टेंशन आप सीधे डायरेक्टली लिख सकते हो कितना, m/l इंटू x इंटू जी। हो सकता है कई बच्चे बोले ना जी ना हमको तो बिल्कुल समझ नहीं आया, क्या हवाबाजी कर दी आपने। तो भैया ये जो बात है वो पिछले लेक्चर में मैंने बड़े आराम से समझाई है, तो आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं। और क्विकली अगर मैं बताना चाहूं तो बहुत सिंपल सी बात है कि यार ये जो टेंशन है ये इसके नीचे वाली रॉड को ही तो बैलेंस कर रही है। भाई इस नीचे वाली रॉड को किसने झेला हुआ है, वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? ऑब्वियसली ये यहाँ की जो टेंशन है उसने, है कि नहीं? तो टेंशन आपकी इतनी आएगी नो डाउट। और इस एलिमेंट के लिए आप कह सकते हो कि दोनों तरफ लगभग लगभग सेम टेंशन है, थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा है लेकिन वो सेम है। तो जो इलॉन्गेशन आएगा dx के अंदर उसे यदि मैं कह देता हूं dl, तो वो dl में क्या कहूंगा? इलॉन्गेशन इज fl by ay. So what is f? That tension TA. Oh sorry. TL FL. L is the length of this element which is actually dx. dl is the elongation, dx is the length. इस एलिमेंट की एक्चुअल जो लेंथ है वो है dx और इलॉन्गेशन उसमें आ रहा है dl। तो fl by ay। अब क्या करना भाई साहब? कुछ नहीं, इंटीग्रेट। तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से डेल्टा एल और इंटीग्रेशन में यहाँ पे t की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? t की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी m/l xg और dx और अपॉन y। अब यदि आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ जो है ये mg/LAy और ये आ जाएगा xd, ये आ जाएगा 0 से लेकर l। और यहाँ हम अभी क्या बोलेंगे भाई, जो कांस्टेंट था वो तो हमने ले लिया बाहर। अब अंदर जो x बचा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वो आ जाएगा x² 2 और x² 2 फ्रॉम 0 to l। 0 to l तक जब आप इंटीग्रेट करोगे, मतलब एक बार अपर लिमिट डालोगे एक बार लोअर लिमिट डालोगे, बड़े आसानी से आप इस निष्कर्ष तक पहुंच जाओगे। और निष्कर्ष तो क्या, इस रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, दैट इज l² 2। when you will put the value of x as l, then you will get l² 2, and when you will put 0 in place of x, then you will get 0. So the final result is l² 2, and now you can cancel what, l with l, and the overall, or you can say the final result is what, it is mg l by ay into half. So it is again similar to what, fl by 2ay. It is again similar to what, fl by 2ay, है ना? ध्यान है जब एक फोर्स रहता था तो fl by 2ay, तो कुछ वैसा ही रिजल्ट ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? खुद के वेट की वजह से इतना इलॉन्गेशन भी आ जाएगा। अब इसमें मैं थोड़ी सी यहाँ पे और चर्चा करना चाहूंगा, और वो चर्चा ये है, मान लीजिए आपको कोई कहता है कि यार यहाँ क्या है ना कि एक वायर है, तुमने बोला ठीक है सर वायर है, और उस पे एक मास भी हैंग हो रखा है। तो मान लीजिए ये दिया हुआ है 2m और ये दिया गया है m।
क्लियर। और आपसे अब पूछा जाता है कि बताओ यार कितना यहां पर जो है इलोंगेशन आएगा। ठीक, थोड़ी सी बात मैं यहां बताना चाहूंगा। पहले आप यहां पर दो रिजल्ट्स को एडअप करेंगे। कौन सा रिजल्ट? एक रिजल्ट तो जब हम ओनली मास कंसीडर करते थे, याद है अभी हमने कुछ सवाल भी किए थे। तो जब मैं वायर का मास कंसीडर नहीं करता हूं, आपको ये साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि इस वायर की अगर मैं बात करूं, इस वायर पे इस तरफ एक फोर्स लग रहा है कितना, 2 mg। और अगर ये वायर मान लीजिए मासलेस होता, पर भी क्या फोर्स लगता, 2 mg। मतलब इस 2m के हिसाब से जो इलोंगेशन आएगा वो FL/AY वाला ही आएगा, लेकिन वायर के हिसाब से जो इलोंगेशन आएगा वो आएगा FL/2AY वाला। तो यहां पे दो वजह से इलोंगेशन है, एक इस मास की वजह से, एक इस मास की वजह से। मैं दोनों का यहां पर सुपर पोजिशन करके रिजल्ट सीधे सीधे लिख सकता हूं। बिकॉज ऑफ 2m इट विल बी FL/AY, और बिकॉज ऑफ वायर्स मास अभी अभी हमने देखा इज FL/2AY। वायर के खुद के मास की वजह से इलोंगेशन आता है आधा, ठीक है। और जैसा कि आपने इस सवाल में देखा, यहां जब मैंने इलोंगेशन की बात की, इलोंगेशन की जब मैं बात करूंगा तो यहां पर तो वो FL/AY ही आएगा। इसने जो फोर्स इधर लगाया वही फोर्स ऊपर, क्योंकि टेंशन पूरे में सेम रहेगी, ठीक है। यहां आप अगर इन दोनों को मिक्स करके लिखते हो तो ये रिजल्ट आप लिखेंगे, खुद के वेट की वजह से इतना, और जो एक्सटर्नल जो वेट होगा उसकी वजह से यहां पर जो आएगा वो इलोंगेशन कुछ ये आएगा। इस तरीके से यू कैन फाइंड व्हाट, यू कैन फाइंड द नेट elongation in each and every case. So now it's time to talk about bulk modulus. जैसा कि हमने बात करी थी यंग्स मॉडुलस की, तो it gives you the relationship between what, the longitudinal stress and longitudinal strain. ठीक है, सामने कैमरे में मक्खी बैठी है और शायद यहाँ पे दिख नहीं रही हो, क्या कैमरे के नहीं पड़े, पता लगे मक्खी उड़ाने के चक्कर में फोकस बिगाड़। हाँ जी, तो अब हम बात करने जा रहे हैं बल्क मॉडुलस की। तो यंग्स मॉडुलस में कहानी क्या है? यंग्स मॉडुलस में कहानी है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। लेकिन वहीं जब आप बात करते हैं बल्क मॉडुलस की, तो बल्क मॉडुलस में कहानी आ जाती है किसकी? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब यह है कि आपके पास जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, चारों ओर से उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, मतलब कुल मिला के प्रेशर लग रहा है, और वही प्रेशर जो है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहा जाता है। अब उस प्रेशर की वजह से वहां पे क्या हो रहा होगा? प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में ऑब्वियसली चेंज आ रहा होगा, है कि नहीं? बल्क मॉडुलस जो हम डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं? वो हम कहते हैं प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाय V। इस तरीके से हम यहाँ पे बल्क मॉडुलस को डिफाइन कर देते हैं। अब हालांकि जो बल्क मॉडुलस है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, हम हमारी जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ही आप इसको कह सकते हो, या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हो, ये वैल्यू रहती है अपनी पॉजिटिव। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, अगर चारों ओर से प्रेशर कुछ इस टाइप से लग रहा है, तो यदि मैं आपसे पूछूं यार यहां पर इस प्रेशर की वजह से व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम कम होगा या बढ़ेगा? तो यार कोई भी मतलब समझदार इंसान या थोड़ा सा भी मतलब जिसका दिमाग काम करता हो वो आराम से समझा देगा ये बात, भैया अगर किसी को प्रेस किया जाएगा और चांसेस है वॉल्यूम बढ़ने या कम होने के, तो वो कम ही होगी कि आप प्रेस कर रहे हो। अब हाँ, हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाए, हो सकता है कि वो ना के बराबर कंप्रेस हो। जैसे कि मान लो तुम्हें एक पत्थर दे दिया जाए और तुम पत्थर को प्रेस कर रहे हो चारों तरफ से, तो यार पत्थर का वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो ना के बराबर आएगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यू कैन से यस देयर इज सम change in volume, and if you are let's say compressing some rubber, then in that case the volume will be, the change in volume will be मतलब measurable, you can measure that, है ना? आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर अभी मैं ये कहने जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं प्रेशर लगाता हूँ चारों ओर से, तो जो वॉल्यूम है उस ऑब्जेक्ट का उसमें डेफिनेटली कमी आएगी, और कमी आएगी तो आपको क्या लगता है जो डेल्टा V होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगी कि पॉजिटिव वैल्यू? तुम कहोगे सर डेल्टा V से मतलब क्या है आपका?
मैं कहूंगा यार डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम। अब तुम कहोगे सर ठीक है चेंज इन वॉल्यूम तो है, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम होता क्या है यार? हमेशा किसी भी क्वांटिटी का अगर चेंज देखा जाता है तो वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कम हुई है, फाइनली द वॉल्यूम इज लेस एंड इनिशियली इट वाज थोड़ा सा ज्यादा, तो द चेंज इन वॉल्यूम इज v फाइनल माइनस v इनिशियल, दैट इज कम माइनस ज्यादा, विच इज अ नेगेटिव नंबर। So when you will talk about this delta v, this comes out to be what? A negative value. And अभी आप कह रहे हो कि भैया ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, so the overall value is what? It is negative. So to make it positive we have to apply a negative sign, an extra negative sign. डेल्टा v अपने आप में नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव है, उसके लिए मुझे एक अलग से नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो बल्क मॉडुलस को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब इसी में एक और बात हम करेंगे। कई बार क्या होता है कि जैसा अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ में या नॉर्मल से रियल लाइफ सिचुएशंस की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी एक प्रेशर प्रेजेंट है हर जगह पर, जो कि है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यहां हमने क्या कहा कि पहले बाहर कोई प्रेशर नहीं था, फिर हमने कुछ प्रेशर लगाया, देन दिस इज द केस, दैट इज द स्ट्रेस। ओके, and as a result of which this is the case. But in real life situations what you will face? You will face that there is an external pressure by the atmosphere and we call it what? We call it atmospheric pressure. और वही प्रेशर ऑलरेडी हर सिचुएशन में लगा हुआ है। तो अब या तो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा सकते हो या आप उसको और बढ़ा सकते हो किसी और प्रेशराइज्ड चैम्बर में ले जा करके। तो कुल मिला के बात यह है कि हर जगह पर अगर मैं बात करूं जैसे मेरी भी, तो मेरे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर चारों तरफ से लग रहा है, आप पे भी लग रहा है, हर किसी पर लग रहा है। तो ऑलरेडी जो भी कुछ कंप्रेशन आना होगा उस प्रेशर की वजह से वो आ रखा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करता हूं, इस पेन की बात करता हूं, तो इसका जो भी अभी वॉल्यूम है, तो यू कैन से कि इट इज ऑलरेडी अ प्रेशराइज्ड वॉल्यूम, इट इज नॉट दैट ओरिजिनल वॉल्यूम। बट हमारे लिए तो इसको ओरिजिनल वॉल्यूम में ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा मेरा साया साथ होगा, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यही बोला है भाई, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। भाई कहीं भी चले जाओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहने ही वाला है। तो हम ये जो ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो कंप्रेस्ड वॉल्यूम है उसी को हम ओरिजिनल वॉल्यूम मान लेते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फिर जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप लगाओगे उसको हम काउंट करते हैं। कई बार हम जो है बल्क मॉडुलस को इस तरीके से डिफाइन ना करके इस तरीके से भी डिफाइन कर देते हैं, जहां पे डेल्टा पी इज द एक्सेस प्रेशर, एटमॉस्फेयर से कितना ज्यादा है, एंड दिस v इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। इस तरीके से भी बल्क मॉडुलस को डिफाइन कर दिया जाता है। आई बात समझ में? और यहां पर भी माइनस साइन रहेगा अगेन, क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और आप प्रेशर और बढ़ा देते हो तो वॉल्यूम तो यार और कम होनी है, मतलब अगेन डेल्टा वी विल बी व्हाट? इट विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो अपने को पॉजिटिव बनाना है तो एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस बार आप ऐसा भी कर सकते हो कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, मान लो ये रिमोट है, ठीक है, और अभी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, तो अभी इसका जो वॉल्यूम है इसी को मैं ओरिजिनल वॉल्यूम मान लूंगा, और मान लीजिए मैं इसको अब एक ऐसे चैम्बर में ले जाता हूं जहां से मैंने सारी एयर को सक आउट कर लिया है वैक्यूम पंप के थ्रू, प्रेशर को मैंने रिड्यूस कर दिया है, जीरो बना दिया है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम कर दिया है। तो जब बाहर का प्रेशर कम होगा तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा। इन दैट केस डेल्टा वी विल बी अ पॉजिटिव नंबर। क्यों? क्योंकि भैया वॉल्यूम बड़ी है, इस बार प्रेशर को जब आप कम करे हो तब वॉल्यूम बड़ी है, लेकिन उस केस में आपका डेल्टा पी नेगेटिव है बिकॉज यू हैव रिड्यूस्ड द एक्सटर्नल प्रेशर। पहले के मुकाबले प्रेशर अब कम है तो चेंज इन प्रेशर इज अ नेगेटिव नंबर, डेल्टा वी इज पॉजिटिव। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि जब डेल्टा पी पॉजिटिव है तो डेल्टा वी नेगेटिव है, और जब डेल्टा वी अपना पॉजिटिव है डेल्टा पी नेगेटिव है। मतलब दोनों ही सिचुएशंस में दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, इसी वजह से मैं यहां पे एक नेगेटिव साइन लगा रहा हूं। हालांकि अगर मैं बात करूं यहां पर इसके यूनिट की, बल्क मॉडुलस के यूनिट की, तो ऑब्वियसली प्रेशर आपका मेजर होगा पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या एटमॉस्फेरिक जो भी है एटीएम में, और स्ट्रेन जो होती है वो होती है डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम। भाई ऊपर कू भी वॉल्यूम है और नीचे कू भी वॉल्यूम है कि नहीं?
तो भाई इस वजह से ये तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वही बल्क मॉडुलस की डायमेंशन होगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि यदि मैं बात करता हूं कि भाई जैसे बल्क मॉडुलस की बात हो रही है, तो अगर प्रेशर वेरिएशन बहुत ही थोड़ा सा प्रेशर वेरी कर रहा है, बहुत ज्यादा जो है प्रेशर में वेरिएशन नहीं है, जब प्रेशर में वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है तो वॉल्यूम में भी वेरिएशन ना के बराबर ही होगा। अगर मैं कहता हूं कि भैया अपना प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन जो है वो बहुत ही कम है, तो आप मीन्स यू कैन से दैट फॉर स्मॉल वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, फॉर नन्ना मुन्ना चिन्ना पुन्ना वेरिएशन इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो आप जानते हो कि यार जब भी चेंज जो है वो बहुत छोटा होता है तो हम डेल्टा को डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। जैसे कि डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट्स द फाइनाइट चेंज एंड डी एक्स रिप्रेजेंट्स द इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन जनरल। बाकी तो कई बार स्मॉल चेंज के लिए भी डेल्टा यूज कर लेते हैं करने में, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा बन जाएगा डीपी बाय डीवी बाय वी। अब कई लोग बोलेंगे सर ये dv बाई वी जो है इसमें ये v को है ना आपने क्यों ऐसा चौथा टर्म बना के लिख रखा है, इसको ऊपर क्यों नहीं उचका देते आप? अरे यार उचका दो, आपको अगर उचकाना है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट। भाई इसमें ऐसा नहीं कि कोई पाप हो जाएगा सर जी इसको ऐसा लिख दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं प्रलय आ जाएगी हमारी जिंदगी में, है हमारी जिंदगी से सारी खुशियां चले जाएंगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा इसको लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर जी ये तो ऐसा लग रहा है कि प्रेशर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, हाँ बिल्कुल है। लग क्या रहा है ये है प्रेशर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। So if you have a function of pressure in terms of volume, then you can just differentiate that and find the value of dp by dv and just multiply it with v. We'll get the value of beta. अच्छा हाँ, बोले सर फिर कुछ बताओ यार ऐसा जैसे कि कुछ प्रेशर वेरी कर रहा हूँ। मैंने कहा थर्मोडायनेमिक्स तो पढ़ा ही होगा, बोले नहीं पढ़ा। मैंने कहा आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, बोले हाँ पढ़ी है। केमिस्ट्री में तो पढ़ी है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी पढ़ी है ना भाई साहब, बोले हाँ पढ़ी है। अब पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में पी क्या होता है, बोले सर प्रेशर होता है, पी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर भाई वो है गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। अब उसमें अलग अलग प्रोसेसेस भी पढ़े होंगे, बोले हाँ पढ़े हैं सर। तो अपना आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, हाँ सर सब पढ़ा है। चलो हम बात कर लेते हैं कि बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, ठीक है। एंड यू कैन ट्राई इट फॉर एडियाबैटिक फॉर योर होमवर्क, ठीक है साहब। तो आइसोथर्मल, ओ भाई साहब ये प्रलय कैसे आने लगी, हमारा बोर्ड हिलने लग गया। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं अभी आइसोथर्मल प्रोसेस की। सर ये इलास्टिसिटी में कहाँ आप आइसोथर्मल घुसा रहे हो? मैं कहा भाई इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि है ना अभी हम ये जो चीज है जो अभी आप देख रहे हो कि एक चैप्टर आएगा आपका लास्ट में जिसका नाम है वेव्स। उस वेव्स में जब आप बात करोगे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव की, तो उसमें दो डेरिवेशंस आते हैं। एक आता है आपका न्यूटन फॉर्मूला और एक आता है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी लाप्लास करेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन बोल के पता नहीं कहाँ दिमाग जा रहा है ना। तो जो न्यूटन फॉर्मूला है और लाप्लास करेक्शन है वहां पर ये बल्क मॉडुलस का यूज रहता है, तो मैं यही बता देता हूँ, है ना। तो याद रखना जब भी आप पढ़ो उसको तो ध्यान रखना इस बात को। तो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यार हमें जो है ना एक आइसोथर्मल प्रोसेस दे रखा है। अब आइसोथर्मल तुम्हें पता है कि यार पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एन तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आपकी कैसी हो गई भैया, ये हो गई कांस्टेंट। तुमने कहा सर जी मेरे को करना है डिफरेंशिएट, मैंने कहा बिल्कुल करो, एकदम बिल्कुल शान से करेंगे डिफरेंशिएशन। तो हाउ सर जी, मैंने किसका करोगे, बोले ऑब्वियसली जो एक्सप्रेशन दे रखा उसका करेंगे। बोले सर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएशन ये तो बताओ। मैंने अब किसी के रेस्पेक्ट में नहीं। बोले ऐसे भी होता है क्या? हाँ क्यों नहीं होता मेरे भाई, क्या होगा? मैंने कहा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोले जीरो, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कई लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे कि क्या हुई बात। जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है dx³ बाई dx, हर कोई इसका जवाब दे देगा 3x। अच्छा जी, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, मेरे हिसाब से कोई भी बुरा नहीं मानेगा, है ना। और यहां पर सभी को लगेगा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इधर से ये आया तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, ठीक है। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं
भाई साहब इस बार हमारे पास यहां पर है एक्स क्यूब ओनली, और मैंने आपसे ऐसे पूछा होता कि बताओ यार इसकी वैल्यू क्या आएगी, तुम बोलते क्या पागल आदमी हो क्या? मैंने कहा क्यों भाई? बोले लिख तो रखिए, वैल्यू पूछ क्यों रहे हो जब खुद ने सॉल्व कर दी। मैंने कहा हाँ यार मैंने सॉल्व तो कर दी, लेकिन मान लो अगर ये नहीं देता और डायरेक्ट ऐसे पूछता तो? बोले हाँ सर, तब हम शायद कुछ बच्चे होंगे शायद जिनके ऐसा लगता उनको कि पता नहीं क्या पूछा गया है। इतना तो तुम मानते हो ये इसके इक्वल है। अब डायरेक्ट पूछ लिया जाता तो कैसे सॉल्व करते? डायरेक्ट पूछ लिया जाता तो हम ऐसे सॉल्व करते। चेन रूल मेरे हिसाब से आपको याद होगा, तो सबसे पहले कौन दिखेगा मुझे? पावर। फिर कौन दिखेगा मुझे? एक्स। सबसे पहले तो अपने पावर का डिफरेंशिएशन, तो पावर का डिफरेंशिएशन अंदर जो भी है पावर आ गई और 3 - 1, और फिर पावर के बाद बारी आ रही है किसकी? एक्स की, तो एक्स का डिफरेंशिएशन dx। इस तरीके से मामला निपट जाएगा। बोले सर एक और एग्जांपल दो। जैसे मैंने कहा यार ये दिख रहा है क्या साइन एक्स? बोले हाँ बिल्कुल दिख रहा है। आपका कैमरा अगर सही से फोकस कर रहा है सर जी, बिल्कुल दिख रहा है। और एक कैमरे ने धोखा दे दिया भाई, और चाहता क्या भाई? इसको क्या हो गया आज? परेशान कर डाला भाई इसने, बहुत परेशान। ये आत्मा वात्मा घुस गई थी। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था? चलो कितना टाइम चल रहा है? 35 मिनट हो चुके हैं। वैसे पता नहीं कितनी देर से तुम झेल रहे होंगे, मैंने अभी नजर डाली। तो डी साइन एक्स अगर लिखा हुआ है साहब, तो बोले डी साइन एक्स लिखा हुआ है? बोले हाँ लिखा हुआ है। तो मैंने कहा यार जरा मुझे बताओ। बोले पूछो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोले सर पहले हमको दिख रहा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, और फिर साइन के अंदर दिख रहा है हमें एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया डी एक्स। बस खत्म। इस तरीके से हम बात करेंगे, डी एक्स पे जाके लग जाएगा। इस तरीके से यू कैन डिफरेंशिएट। तो चलो यहाँ पे मैं बता देता हूँ अभी कि ये अब दो वेरिएबल है, तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, जिसमें p को आप बोलेंगे कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन, फिर आप v को बोलेंगे कांस्टेंट और p का डिफरेंशिएशन। तरीके से आप जो है यहाँ पर कहानी को लिखने लगेंगे। अब सुनिए आगे की कहानी कि भाई p को छोड़ा v को डिफरेंशिएट किया, v को छोड़ा p को डिफरेंशिएट किया, और अब हम क्या बोलेंगे भाई dp/dv की जब मैं वैल्यू निकालने बैठूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का p/v। और बल्क मॉडुलस अगर मैं निकालने बैठूंगा तो ये अपने पास कितना था भाई साहब? ये था dp/dv इंटू v। dp/dv की वैल्यू आ रही है माइनस का p/v। यहां से आपको साफ साफ दिख रहा है कि बल्क मॉडुलस इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट? प्रेशर इन केस ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, एडियाबैटिक के लिए आप घर पे सॉल्व कर लेना। एडियाबैटिक के लिए बीटा जो है ना वो आ जाता है गामा पी। ठीक है, और एडियाबैटिक का मतलब पीवी की पावर गामा इज इक्वल कांस्टेंट। केमिस्ट्री में आपने ये चीज पढ़ी होगी, है ना? केमिस्ट्री में पढ़ी होगी मेरे हिसाब। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले चीज की। अब ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज की हम बात करने जा रहे हैं। इसके बाद जो हम चीज जो बात करेंगे, है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले इसको देख लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। भाई कंप्रेसिबिलिटी का मतलब जो जितना ज्यादा कंप्रेस किया जा सके वो उतना ही ज्यादा उसकी कंप्रेसिबिलिटी होगी। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि यार स्टील और रबर दोनों में से कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, मतलब किसको आसान है कंप्रेस करना, तुम झट से जवाब दोगे अरे सर जी रबर अपना जो है ना वो बहुत ही आसान है उसको कंप्रेस करना स्टील के मुकाबले। तो यस, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रबर इज मोर। बिल्कुल सही बात। चलिए तो अब हम बात करते हैं, कंप्रेस करें तो ऑब्वियसली वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो बल्क मॉडुलस से कुछ लेना देना होगा इसका। ठीक है, तो ये जो कहानी है वैसे आप पढ़ने हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि अभी इस पे ध्यान ना दे करके आप अभी जो मैं लिख रहा हूं उस पे ध्यान दे। ठीक है, और यहां अभी मैं क्या कह रहा हूं कि बल्क मॉडुलस को देखते हैं भाई साहब। पहले हम बल्क मॉडुलस आपको कहता है कि बल्क मॉडुलस इज व्हाट? अरे मेरे भाई, बल्क मॉडुलस इज माइनस का डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। मतलब यदि आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि भैया एक है अपने पास ये स्टील की बॉल, एक है अपने पास रबर बॉल, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों पे मैंने इक्वल अमाउंट से प्रेशर को बढ़ाया, बताइए डेल्टा वी किसका ज्यादा होगा? तो आप एकदम झट से आंसर दोगे जी सर ऑब्वियसली रबर जो है वो ज्यादा कंप्रेस होगा। तो नो डाउट द डिनोमिनेटर वाला वैल्यू फॉर रबर इज more, that's why the bulk modulus of rubber
इज लेस देन बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील। क्लियर भाई? साफ साफ देखो, प्रेशर मेरे दोनों पे सेम लगाया, तुमने बोला हाँ जी लगाया साहब। मैंने कहा प्रेशर दोनों पे सेम लगाया तो वॉल्यूम किसका ज्यादा बड़ा? बोले ऑब्वियसली सर इसका, रबड़ का। अब रबर का जो है वॉल्यूम ज्यादा बड़ा है तो भाई डिनोमिनेटर तो इसका ही बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आप ये भी जानते हो कि वो नेगेटिव में आएगा, तो बल्क मॉडुलस इज एक्चुअली लेस। तो बल्क मॉडुलस रबर का जो है वो कैसा आएगा? कम आएगा। ठीक है, तो आप यहां से ये समझ जाओ, जो जितना इजीली कंप्रेस किया जा सकता है उसका बल्क मॉडुलस उतना ही ज्यादा होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी इज व्हाट? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। जो जितना ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है उसका बल्क मॉडुलस उतना ही कम होगा। देखो, रबर ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, बल्क मॉडुलस कम, तो इसलिए जितना कम बल्क मॉडुलस उतना ही ज्यादा कंप्रेसिबल। तो बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी में क्या रिलेशन रहता है? कंप्रेसिबिलिटी को अगर मान लो मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूं, मैं लिखूंगा इट इज 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, है ना। बाकी आप के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, से भी कर सकते हो, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट। तो ये आपको पता ही होगा कि यार सॉलिड्स को देखो, जिसको जितना हार्ड है कंप्रेस करना उतना ही ज्यादा उसका बल्क मॉडुलस है। गैसेस तो बड़ी आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं, तो ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी कम बल्क मॉडुलस। लिक्विड भी कंप्रेसिबल हो सकता है, तो थोड़ा कम है बल्क मॉडुलस, लेकिन गैस से ज्यादा है। गैस और लिक्विड में कौन ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा? गैस, तो सबसे कम बल्क मॉडुलस उसका, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। अब आते हैं एक मेन बात पे, सबसे ज्यादा मतलब इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है? अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में मैंने कहा था कि जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा वो मोर इलास्टिक है। ठीक है, अब इलास्टिसिटी से मतलब क्या है? रोजमर्रा की भाषा में जिस तरीके से हम इलास्टिसिटी को समझते हैं, हमारे समझने से मतलब रोजमर्रा एक नॉर्मल जो लोग होंगे, जो मतलब फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी का मतलब है जो जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, जैसे मैंने कहा यार स्टील का वायर है और जो है रबर है, अपने पास एक रबर बैंड है, रबर का वायर है, या एक इलास्टिक है, तो इलास्टिक बैंड आता है। अब किसी से पूछ लिया जाए यार बताओ स्टील ज्यादा इलास्टिक है कि वो इलास्टिक बैंड या रबर बैंड, तो सब लोग बोलेंगे ऑब्वियसली सर रबर इज मोर इलास्टिक, स्टील में तो होती ही नहीं इलास्टिसिटी। ये हमारा जो है मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे, ये हमारी समझ है जो गलत समझ है। नॉर्मल रोजमर्रा की भाषा में इलास्टिसिटी को ऐसा समझा जाता है कि जो जितना ज्यादा खींचेगा वो उतना ही ज्यादा इलास्टिक। लेकिन फिजिक्स में जब बात होती है इलास्टिसिटी की, तो फिजिक्स में इलास्टिसिटी इस तरीके से डिफाइन नहीं है। इलास्टिसिटी डिफाइन है ऑन द बेसिस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिसिटी का मतलब है कि अपने शेप को रीगेन करना। भाई खिंचना तो जो प्लास्टिक मटेरियल होगा वो भी खिंच जाएगा, इलास्टिक मटेरियल वो होगा जो खिंच के वापस अपने शेप को रीगेन करे। और शेप रीगेन करने में जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है अपना रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास ये एक स्प्रिंग है और ये एक दूसरी स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग को खींचूंगा, ये अपने शेप में वापस आएगी, लेकिन इसको शेप में वापस लाने का काम कौन कर रहा है? वो स्प्रिंग का रीस्टोरिंग फोर्स। तो वो जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही ज्यादा हम कहेंगे मटेरियल इलास्टिक होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, वो फोर्स जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही ज्यादा हम कहेंगे मटेरियल इलास्टिक होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा अब रॉड के मतलब रिलेटिव में रॉड को लेकर के। जैसे कि मैंने कहा इस रॉड पे मैंने एक फोर्स लगाया F और यहां से भी फोर्स लगाया F। ठीक है साहब, तुमने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यार यहां पर अगर आपने F फोर्स लगाया है तो इसमें भी रीस्टोरिंग फोर्स F ही डेवलप होगा। बोलोगे ऑब्वियसली F ही डेवलप होगा। मैंने कहा इसमें इलॉन्गेशन आ गया कुछ, बोला हाँ ठीक है इलॉन्गेशन भी आ गया। सर आगे बोलो और थोड़ा फास्ट बोलो, क्या एकदम मरे हुए बकरे की जैसे एकदम स्लो स्लो जा रहे हो आप। तो भैया यहाँ पर ये अपने पास डेल्टा एल आ गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, तो एकदम से आप खटाक से जवाब दोगे कि एफ एल बाई ए वाई। आप गजब का इंसान हो। व्हाट इज डेल्टा एल? इट इज एफ एल बाई ए वाई। अब यहां से अगर मैं फोर्स निकालता हूं तो थोड़ा सा ध्यान देना, आपका फोर्स आएगा वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल,
बाय ए बाय एल इंटू डेल्टा एल। अब मैं क्या कहता हूं कि दो वायर है, दोनों वायर में इलॉन्गेशन मैंने सेम लिया, डेल्टा एल, लेंथ दोनों वायर का सेम था, ए भी दोनों वायर का सेम था। वाई एक वायर का ज्यादा है, दूसरे वायर का कम है, मतलब दो अलग अलग वायर लिए, सेम लेंथ सेम एरिया, लेकिन यंग्स मॉडुलस अलग अलग है। एक को मैंने एक्सपैंड किया डेल्टा एल से, दूसरे को भी मैंने एक्सपैंड किया डेल्टा एल से। किस वाले केस में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली अगर ये तीनों क्वांटिटी सेम है दोनों वायर के लिए, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसी केस में मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उतना ही ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप होगा। क्या आप कह सकते हो ये है क्या, ये रीस्टोरिंग फोर्स ही है? तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन आइडेंटिकल कंडीशन एंड इलॉन्गेशन द रीस्टोरिंग फोर्स इज मोर इन विच केस वेयर द यंग्स मॉडुलस इज मोर। जहां यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वहां फोर्स भी ज्यादा होगा। मींस द वायर विच हैव मोर यंग्स मॉडुलस इज मोर इलास्टिक, क्योंकि उसमें सेम इलॉन्गेशन पे ज्यादा फोर्स आएगा, सेम इलॉन्गेशन पे ज्यादा फोर्स आएगा। इसी बात को मैं थोड़ा सा और स्प्रिंग के तरीके से समझा के बताता हूं। जैसे मैंने कहा यार मेरे पास एक स्प्रिंग थी ये, दूसरी स्प्रिंग थी ये। मैंने कहा यार इस स्प्रिंग को भी मैंने कितना इलॉन्गेट कर दिया, डेल्टा एक्स, या एक्स बोल दो साहब। इस स्प्रिंग को भी मैंने इलॉन्गेट कर दिया डेल्टा एक्स। ये वाली स्प्रिंग फोर्स लगा रही है F1, ये वाली लगा रही है F2, और F1 आपका ज्यादा है। सेम इलॉन्गेशन पे एक स्प्रिंग ज्यादा फोर्स लगाती है, दूसरी कम लगाती है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्प्रिंग कौन सी है? स्ट्रॉन्गर स्प्रिंग होगी जो ज्यादा फोर्स लगाएगी, मतलब जिसका फोर्स ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे कि वो ज्यादा इलास्टिक है। तो इलास्टिक का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं समझना है कि कौन कितना ज्यादा एक्सपांड होगा, बिल्कुल नहीं साहब। इलास्टिक का मतलब है कि वो रीस्टोरिंग फोर्स किस में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। साफ साफ दिख रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स उसका ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। और यहीं से हम कहते हैं कि जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो इलास्टिक होगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरी कहानी को बताने के बाद, इस पूरी तपस्या के बाद जो हमारा रिजल्ट है, उस रिजल्ट को सुनकर के अगर आप पहली बार सुन रहे होंगे तो आप बोलोगे अरे अरे ये तो गलत पढ़ा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, पची नहीं बात। हाजमोला की 3-4 डब्बियां खा जाऊंगा तो भी नहीं पचेगी सर जी ये बात जो आप कह रहे हो, है ना? ये तो सर ये तो पचेगी नहीं बात। कौन सी बात? कि अगर मैं तुमसे पूछूं भैया सटील और रबड़ और सटील में कौन ज्यादा इलास्टिक? भैया स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिक है? तो हर कोई कहेगा अरे सर रबर ज्यादा इलास्टिक है, लेकिन वो रोजमर्रा की भाषा। आपके फिजिक्स के अकॉर्डिंग स्टील इज मोर इलास्टिक बिकॉज इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यू कैन से बल्क मॉडुलस इज मोर। सिंपल सी बात, आप ये ध्यान रखें, जिसका बल्क मॉडुलस होगा ज्यादा उस वही होगा ज्यादा इलास्टिक। बल्क मॉडुलस ऑफ स्टील इज मोर देन रबर। भाई स्टील इज लेस कंप्रेसिबल देन रबर, दैट्स व्हाई बल्क मॉडुलस इज मोर, है ना? तो बल्क मॉडुलस ज्यादा है तो ये ज्यादा इलास्टिक है, ये ज्यादा इलास्टिक है। खींचने से मतलब नहीं है, फोर्स से मतलब है। मतलब ये कि स्टील को अगर मुझे डेल्टा वी कंप्रेस करना और रबर को डेल्टा वी कंप्रेस करना है तो मुझे स्टील में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझना इस बात साहब। तो स्टील इज मोर इलास्टिक अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के हिसाब से स्टील इज मोर, ठीक है? अब पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी सा है। क्या कह रहा है भाई साहब? ये कह रहा है स्फेरिकल बॉल है। मैंने कहा बॉल नहीं बॉल, तो एक स्फेरिकल बॉल है, कॉन्ट्रैक्ट्स इन वॉल्यूम बाय 0.01%, मतलब डेल्टा वी बाय वी इज एक्चुअली माइनस। सर जी माइनस क्यों लगाया? वो मैंने कहा यार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए, ठीक है? तो भाई डेल्टा वी बाय वी इज 0.001%, मतलब 1/100। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी बाय वी इज सब्जेक्टेड टू एन प्रेशर ऑफ 100 ATM। भाई साहब आपको क्या कह रहा है? प्रेशर बढ़ा दिया हमने, मतलब डेल्टा पी कितना बढ़ा दिया? 100 ATM। एक ATM में होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर,
ठीक है, तो 10 की पावर 7, तो भाई साहब अगर इसको देखोगे तो ये आ रहा है 10 की पावर -3 और 10 की पावर -2, 10 की पावर -5 और ये आ जा रहा है 10 की पावर 7। अब आपसे कह रहा है कि भैया बल्क मॉडुलस निकाल लो, बल्क मॉडुलस। मैंने कहा बल्क मॉडुलस आ जाएगा अपने पास डेल्टा P बाय डेल्टा V बाय V। सारी वैल्यू दे रखी है, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, ज्यादा नहीं निकला, निकल तो आया। ठीक है साहब, ये आ जाएगा अपने पास कितना, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा अपना 10 की पावर 12, 12 है जो आ रहा है, क्या करें। बल्क मॉडुलस अपना हो जाएगा इतना। उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। तो अब हम आ रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे। अब ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है भाई, अब यार ले दे के एक ही चीज बची है, शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। तो बस वहीं पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मींस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन। और आप जानते हो टेंजेंशियल की जगह आप शेयरिंग भी बोल सकते हो, शेयरिंग स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेन। तो यहां कहानी तो बहुत सिंपल है भाई, जैसे कि हमने एक ये ऑब्जेक्ट ले लिया, रटी रटाई सी बातें हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है हमने ले लिया और ये जो है ना फिक्स्ड है इसका ये बेस एरिया, और हमने क्या किया भाई, हमने यहां से लगा दिया फोर्स ऐसा, और ये फिक्स है तो नीचे से भी ऐसा एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, और उसकी वजह से क्या होता है कि इसका शेप जो है ना उसमें आ जाती है डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन आ जाती है साहब। डिफॉर्मेशन आने के बाद मान लो ये खिसक जाता है इधर से कितना, ऐसा x, भाई ऐसे हो जाएगा ना, ये ऊपर से ऐसा तिरछा हो जाएगा। ये बात करी है हमने पिछले वाले लेक्चर में। तो यहां पर ये डिफॉर्मेशन कुछ इस टाइप से आएगी। तो ये जो x है और ये जो लेंथ है आपकी l, यदि आपको ये याद हो तो हमने कहा था कि भैया tan थीटा इज इक्वल्स टू x बाय l, लेकिन थीटा बहुत स्मॉल रहेगा तो tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा, and theta is the shearing strain, and if this area is what it is A, then shearing stress is what it is F by A. So the modulus of rigidity is F by A upon X by L. Simple है कि नहीं। यहां पर मामला बस यहीं पे निपटा दो, खत्म। ये अपना जो है ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। तो आइए बात करते हैं और एक सवाल को देखते हैं हम। ये सवाल हमें क्या कह रहा है, चीख पुकार करके कह रहा है कि भैया एक रबर क्यूब है साहब, क्या होगा। रबर क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर हैज वन साइड फिक्स्ड while a tangential force equal to 1800 Newton is applied to the opposite face. Find the shearing strain and the lateral displacement of the strained face. Modulus of rigidity is इतना इतना इतना। एकदम फॉर्मूला बेस्ड, एकदम रद्दी सवाल, ठीक है। बोले सर आप टीचर ही रद्दी हो, और तो क्या ना यार। अब क्या करें यार, हमने एक बार है ना पढ़ाने की कोशिश बच्चे बोले सर इतने टफ क्वेश्चन मत कराओ, भी लगा चलो एक चैप्टर जरा इजी पढ़ा के देख। तो यहां हम क्या कह रहे हैं कि एक फोरस लगा, फोरस इस तरीके से, और वो फोरस जो है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 1800 न्यूटन, और इसका जो साइड है वो अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और जी और की दे रखा है और तानु ये भी दे रखा है कि भाई दिस एंड सॉरी तो निकालना है हमें, बस वो इतना डिस्प्लेस हो गया कुछ, ये बता दिया। तो हमें तो ये एक्स ही निकालना है साहब। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है, तो निकाल लेंगे यार, क्या दिक्कत है। हम जानते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज एफ बाय ए और ये एक्स बाय एल
होतम, तो इधर रख देंगे हम 2.4 इंटू 10 की पावर 6, पूरा सा आ जाएगा अपने पास कितना 1800। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे तो यार क्या क्या आ रहा है मेरे चरणों में। हाँ, तो फोर्स यहाँ हम बात कर लेंगे 1800 और लेंथ आपके पास है 5, जो कि मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। एरिया आपका आ जाएगा कितना 25, तो भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 5 इंटू 5 क्यूब है ना वो, और की रह गया x, वो तो निकालना है। तो भाई x जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके और मल्टीप्लाई करके मैक्स लगा देना, मैक्स। ठीक है, बताया था ना मैंने, मेरे एक दोस्त है जो केमिस्ट्री को बोलता था केमिस्ट्री और मैथ्स को बोलता था मैक्स। भाई हम लगा देंगे क्या मैक्स, और मैक्स लगा के x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैक्स के लास्ट में क्या आता है x। ठीक है, घटिया जोक मारा है और अगेन सवाल रिपीट। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन विथ स्ट्रेस। कहानी क्या है, इस कहानी को पहले थोड़ा सा समझते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगी खाली स्लाइड। और जहां से हम आएंगे नीचे और हमको आना है जहां पे, जहां जैसे ही हम आएंगे हम ये स्लाइड कर देंगे। ठीक है, तो भाई अब सुनो बातें। बात ये है, मैंने क्या किया, एक वायर लिया भाई, तो बोला ठीक है ले लो, और इस वायर की जो नेचुरल लेंथ है वो मैंने कही भाई कितनी है, L। ठीक है, वायर की नेचुरल लेंथ कितनी है, और हमने क्या किया ना, यहां पे इसकी हम कर रहे हैं लोडिंग। तो लोडिंग तो कुछ नहीं यार, बस इधर प्लेट्स हम ऐड करते जा रहे हैं, वेट जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। तो इन वेट्स की वजह से ऑब्वियसली एक टेंशन यहाँ पे क्रिएट होगी, या आप बोल सकते हैं इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा, जो mg लग रहा होगा, उसकी वजह से कुछ ना कुछ टेंशन इसमें आएगी। इस वायर का कुछ ना कुछ यंग्स मॉडुलस भी होगा और इसके अंदर इलोंगेशन आएगा, नो डाउट। दैट इलोंगेशन इज व्हाट, इट इज इक्वल्स टू FL/AY। लेकिन कब तक, तब तक जब तक हुक्स लॉ वैलिड है। अच्छा सर, ये तो हम भूल ही गए थे। हाँ भैया, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आप फार्मूला लगा रहे हो, इट इज ओनली वैलिड टिल हुक्स लॉ, है ना, कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ओनली व्हेन हुक्स लॉ इज वैलिड। यहां पर क्या हुआ कि भाई एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट में एक वायर लिया हमने, वायर में क्या किया कि मास इधर ऐड करते गए, तो स्ट्रेस बढ़ता गया, ये लंबा होता गया, है ना। हॉर्लिक्स या कॉम्प्लेन फॉम्प्लेन की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस दे दो लंबे हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पर ये बढ़ता गया, स्ट्रेन इसमें आता गया, तो बस हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं किसका, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ये जो कहानी है जो आपको इधर दिख रही है, कहानी आपको इस वायर पे किए गए कष्टों का एकदम लेखा जोखा है कि भैया इस पे क्या क्या कष्ट हुए और उसने क्या क्या झेला। यहां ये पूरी कहानी आपको क्या बता रही है, भैया वायर एकदम मौज में था जब उस पर कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई भी स्ट्रेस नहीं तो उसमें कोई स्ट्रेन भी नहीं। भाई जब तुमने यहाँ पे कुछ हैंग ही नहीं किया हुआ तो उसमें कोई स्ट्रेन होगा ही नहीं। तुम बोलोगे अरे सर किसको उल्लू बना रहे हो, देखो mg तो होगा ना इस वायर का, उसकी खुद की वजह से तो स्ट्रेन होगा। हल्का फुल्का सा वायर है यार, नेगलेक्ट मारो उस चीज को। बोले ठीक है सर, नेगलेक्ट मार दिया। तो भाई हल्का सा वायर अगर आप लेके चलते हो तो जब कोई स्ट्रेस नहीं है ना, वैसे खुद के वेट की वजह से भी स्ट्रेस तो होगा ही होगा, तो जब कोई स्ट्रेस नहीं है तो कोई स्ट्रेन भी नहीं है। और जैसे ही आप देखोगे तो कुछ देर तक जिस पॉइंट को दिया गया है नाम A, तो O से लेकर A तक आपका जो है वो हुक्स लॉ वैलिड है, इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। मतलब यहां से यहां तक स्ट्रेस जो आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है आपके स्ट्रेन के। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मटेरियल आप उठा लाओ, उसकी एक लिमिट जरूर होगी, जिस लिमिट के स्ट्रेस तक
उसका स्ट्रेन, वायर में डेवलप होने वाला स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या आप कह सकते हैं कि एक लिमिट तक हुक्स लॉ वैलिड रहेगा। अब हो सकता है किसी मटेरियल के लिए लिमिट बहुत छोटी हो, मतलब बहुत कम फोर्स के लिए तो वो लग रहा हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन फोर्स थोड़ा सा ही बढ़ाते ही जो है लिमिट, वो जो है प्रोपोर्शनलिटी वाला जो कंडीशन है वो मेंटेन ना हो पाए। किसी के लिए हो सकता है बहुत लंबे तक मेंटेन हो रही है, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है। फिर अब ये वाली जो लेंथ है वो लंबी छोटी कितनी भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, लेकिन ये जरूर होगा कि भैया आपका जो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जहां पर हुक्स लॉ वैलिड है वो आएगी ही आएगी। तो हुक्स लॉ यहां पर आपका क्या है, वैलिड। क्लियर है मामला, ठीक है। मुझे अपना इलाज और इस कैमरे को दोनों आंखों को ठीक कराना पड़ेगा साथ ही साथ, ठीक है। सुनो, अब हुक्स लॉ वैलिड है यहां तक। अब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही आप O से A तक पहुंचे, A के बाद भी क्या है, मैंने एक बात कही थी पिछले लेक्चर में, अगर आपको ध्यान हो, कि मटेरियल पे जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो वो अपनी इलास्टिक लिमिट को खोने लगेगा एक पॉइंट के बाद। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि शायद ए ही वही पॉइंट है जहां से वो अपने इलास्टिक लिमिट को खोने लगेगा। मतलब ए पॉइंट से पहले पहले अगर मैंने अनलोडिंग कर दी तो अनलोडिंग करने पर, स्ट्रेस कम करने पर वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ए वो पॉइंट नहीं है जहां पे वो अपने इलास्टिसिटी को खोने लगेगा। अप टू पॉइंट बी इसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो कहां तक मेंटेन रहती है, O से B तक। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि इलास्टिक लिमिट A तक ही मेंटेन है। मतलब इवन B तक अगर आप B वाले स्ट्रेस तक पहुंच जाते हो, फिर आप स्ट्रेस कम करने लगते हो, मतलब आप मास जो नीचे आप बढ़ाए जा रहे थे अब उसको आप कम कर रहे हो या हटा लेते हो, तो वायर वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। लेकिन B के बाद क्या होने लगता है, B के बाद, अच्छा लेकिन A से B तक हुआ क्या, ये सुनना। इलास्टिक लिमिट मेंटेन तो रही, लेकिन A से B तक अब ये कर्व थोड़ा सा नीचे की ओर झुक गया, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। मतलब पहले हर डेल्टा x बढ़ाने पे कुछ डेल्टा y स्ट्रेन बढ़ता था। जैसे मान लो मैं x अमाउंट अगर स्ट्रेस बढ़ाता था तो y अमाउंट स्ट्रेन बढ़ता था। x बढ़ाया y बढ़ा, x बढ़ाया y बढ़ा, x बढ़ाया y बढ़ा। यहां पर क्या होगा कि x बढ़ाओगे तो y की जगह कुछ ज्यादा स्ट्रेन में चेंज आएगा। मतलब ऐसा समझ लो कि तुम एक एक केजी बढ़ाते गए, 0.1 का इलॉन्गेशन आता गया, लेकिन जैसे ही B पॉइंट पे पहुंचने के बाद जहां तक इलास्टिक लिमिट मेंटेन है, B नहीं, A पॉइंट के पहुंचने के बाद, A पॉइंट पे पहुंचने के बाद जहां तक अपनी हुक्स लॉ वैलिड है, A के बाद जैसे ही आप 1 kg बढ़ाओगे तो 0.1 बढ़ रहा था हर बार, अब 0.1 से ज्यादा बढ़ेगा, मान लो 0.11। मतलब सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेस बढ़ाने में स्ट्रेन में जो बढ़ोतरी है वो अब ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए कर्व थोड़ा सा इस तरफ झुक जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे कि कर्व में झुकाव जो है, थोड़ा सा कर्व बेंड हो गया है आफ्टर A पॉइंट। ध्यान रहे अगेन, O से A तक इलास्टिक लिमिट मेंटेन है, O से B तक भी इलास्टिक लिमिट मेंटेन है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज ओनली अप टू O to A। A to B ओनली इलास्टिक लिमिट इज मेंटेन, बट मोर स्ट्रेन इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड by increasing the same amount of that stress। अब इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, B के बाद क्या होता है ना, ये अपनी इलास्टिक लिमिट को खोने लग जाता है। इलास्टिक लिमिट को खोने लग जाने से मतलब ये है कि अगर मान लो आप कभी इसी पॉइंट पे हो कि आपने स्ट्रेस बढ़ाया, ऑब्वियसली कर्व थोड़ा सा और बेंड हो गया तो और ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होने लग गया है, लेकिन अब आपने स्ट्रेस बढ़ाया, यहां तक पहुंच गए आप और कुछ इतना स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस हो गया है। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, यहां से अनलोडिंग स्टार्ट करते हैं, फोर्स को हटाते हैं, तो ये ऐसा वापस उसी कर्व पे नहीं जाता, इसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है, ये वापस जीरो स्ट्रेन पे नहीं आ पाएगा। बी पॉइंट के बाद एक बार आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दिया, उसके बाद अगर आप क्या करते हो, अनलोडिंग करते हो, तो ये अपने शेप को रीगेन तो करेगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कुछ ऐसा समझो कि लोहे की रॉड थी, उसको आपने बेंड किया, अब आप जब छोड़ रहे हो थोड़ा सा ही वो खुलती है और मुड़ी रह जाती है, वापस से स्ट्रेट नहीं हो पाती है। आपने बेंड किया, छोड़ा तो थोड़ी सी खुली लेकिन वहीं पे रुक गई,
पूरी तरीके से वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी। तो परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा बी पॉइंट के बाद। रिगेन तो करेगा लेकिन पूरी तरीके से नहीं। तो यहां पे प्लास्टिक नेचर अब आने लग गया है। तो बी पॉइंट के बाद अब आपको क्या दिखने लग जाएगा? प्लास्टिक नेचर यहां पर दिखने लग जाएगा। आई बात समझ में? तो बी पॉइंट के बाद सी पॉइंट जो होता है इसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट पे ऐसा कुछ होता है कि आप और स्ट्रेस बढ़ाते गए, प्लास्टिक रेंज में आप चले गए हो। सी पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा कि अब आपको स्ट्रेस और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वायर विल जस्ट फ्लो लाइक अ लिक्विड। जैसे एक लिक्विड को देखा तुमने, मान लो एक शहद की बूंद जैसे टपकती है, शहद की धार जैसे बहती है, वायर वैसे फ्लो होने लग जाएगा। अब तुम बोला क्या मजाक कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी ना होता, कोई वायर ऐसा फ्लो थोड़ी ना करने लग जाएगा। अगर आप वेट लटकाओगे तो ऐसा फ्लो थोड़ी ना करने लग जाएगा। मतलब कैसा समझ रहे हो? कभी देखा तो वो च्युइंगम खाते थे हम, तो कई बार बच्चे खेलते रहते हैं तो वो च्युइंगम को ऐसा खींच के ऐसा लंबा करते हैं, फिर वो च्युइंगम खुद के वेट से ही खिंचती जाती है, ऐसा लिक्विड की जैसा फ्लो करती जाती है और फिर बीच में से टूट जाती है। तो वही कहानी च्युइंगम के साथ तो किया होगा ना बचपन में। कभी च्युइंगम ली, उसको ऐसा खींचा, ऐसा दांत से ऐसा खींच के ऐसा लंबा कर रहे हो, फिर वो बीच में ऐसा धागा सा बन जाता है, खुद के वेट से ही वो झूलता रहता है और फिर टूट भी जाता है। किया होगा ना? तो समझो वो च्युइंगम अपने यील्ड पॉइंट पे आ गई। जब वो बड़ा सा इतना ऐसा टुकड़ा है वो च्यू कर दिया, तुमने इसको चबा दिया, अच्छे से चबा दिया। अब तुमने इधर से पकड़ा उसको, एक पॉइंट इधर से एक पॉइंट इधर से, और तुम ऐसा खींच रहे हो उसको, स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम्हें स्ट्रेस, स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। एक पॉइंट तुम्हें दिखेगा कि यार वो धाग बीच में से एकदम पतला सा हो गया और फिर तुम स्ट्रेस नहीं लगा रहे, फिर वो खुद के वेट से ही झूल रहा है एकदम लिक्विड की जैसे और टूट जाता है। ऐसी कुछ कहानी आ जाएगी। तो बोले सर ये तो च्युइंगम टाइप की चीजों में आएगी ना, ऐसे वायर में थोड़ी ना दिखेगी। अरे तो ये तो जनरल कर रहे मेरे भाई, हो सकता है ये पॉइंट मिसिंग हो किसी चीज में, ना के बराबर हो। हम तो जनरल बात कर रहे हैं कि ये चीजें होंगी। पहले हुक्स लॉ, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट का आना, फिर यील्ड पॉइंट आना कि वो ऐसा लिक्विड के जैसा बहने लग जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा? ब्रेक कर जाएगा। डी इज द अल्टीमेट पॉइंट आफ्टर विच फ्रैक्चर हो जाना, मतलब टूट जाएगा। खिंचते 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 अपने अल्टीमेट पॉइंट तक जाएगा और फिर वो टूट जाएगा। ठीक है, वो वायर टूट जाएगा। अब हो सकता है जैसे मान लो तुम ग्लास की रॉड ले आओ या ग्लास का वायर ले आओ, एक तार ले आओ ग्लास से बना हुआ, ऑब्वियसली उसमें प्लास्टिक नेचर तो होगा ही नहीं यार, है ना, कि वो ऐसा वायर के जैसा फ्लो कर रहा है। तो वहां पे आपको समझना होगा, सॉरी लिक्विड के जैसा फ्लो कर रहा है। तो ग्लास वाले केस में ये वाली रेंज बहुत कम होगी, मतलब इलास्टिक लिमिट के बाद सीधे ही वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाली रेंज इलास्टिक लिमिट के बाद वाली मैं कहूं या ये यील्ड पॉइंट में कहूं, ये वाली रेंज जिसमें जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो डक्टाइल होगा। इट इज मोर डक्टाइल, उसको उतना ही ज्यादा शेप दिया जा सकता है क्योंकि वो प्लास्टिक नेचर है उसके पास। ये जितना छोटा होगा इट इज मोर ब्रिटल। से ग्लास वाले केस में क्या होगा, इसके बाद सीधे वो टूट जाएगा, थोड़ा सा पॉइंट होगा, थोड़ा सा इलास्टिक, फिर टूट जाएगा। आई बात समझ में? तो कौन सा मटेरियल मोर डक्टाइल है कौन सा नहीं, वो शेप देखेंगे इस कर्व से, ये वाला हिस्सा। साथ ही साथ कौन ज्यादा इलास्टिक है कौन नहीं, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो इलास्टिक होगा। Why? Because it represents the slope, and slope is what? Stress upon strain, which is modulus of elasticity, जिसको आप इलास्टिक नेचर भी उसी से आप कंपेयर करते हो। क्लियर? तो ये आपके पास कहानी हो जाएगी इस वायर की, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। उसी के बारे में कुछ चीजें दे रखी हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस हमने पिछले लेक्चर में ही देख ली थी कि वायर जो होते हैं या मटेरियल जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस से डिफाइन होती है कि कहां पे फोर्स से डिसाइड नहीं होगी। जैसे स्टील बात कर रहे हो आप, तो आप जानते हो यार कि स्टील का पतला वायर होगा तो आसानी से तोड़ दोगे, मोटा वायर होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो फोर्स से डिसाइड नहीं करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगे स्ट्रेस से। और ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है, वो फोर्स जो उस वायर को तोड़ दे, यूनिट एरिया पे लगने वाला वो फोर्स जो उस वायर को तोड़ दे। तो ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया, उसको कहेंगे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, जैसा कि मैंने बताया। द वर्किंग स्ट्रेस इज ऑलवेज केप्ट लोअर देन दैट ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस सो दैट सेफ्टी फैक्टर जो है वो मेंटेन रहे।
जैसे कि थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, तुमने देखा होगा लिफ्ट होती है, तुम बोलोगे हाँ होती है लिफ्ट। तो लिफ्ट में क्या होता है भाई, ऑब्वियसली यार वायर्स होते हैं और वायर्स पुली पे बंधे होते हैं, वो मशीनरी काम करती है, वायर्स के थ्रू लिफ्ट ऊपर नीचे जाती है। मान लीजिए लिफ्ट में 4 वायर्स लगे। जस्ट ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं कितनी सेफ्टी मेजर की जाती है। मान लो 4 वायर्स लिफ्ट को उठा रहे हैं, लिफ्ट के अंदर लिखा हुआ है कि भाई साहब इसकी कैपेसिटी है ओनली 6 लोगों की, 6% से ज्यादा का वेट नहीं ले सकती। लेकिन आपको पता है कितना ज्यादा मतलब सेफ्टी मेजर लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 6 से ज्यादा का वेट नहीं ले सकती कि भाई तो वो वायर जो लगा रखा होगा वो 6% का वेट ही झेल सकता है, ऐसा नहीं है साहब। 4 वायर अगर उसको बैलेंस कर रहे हैं ना, मतलब 4 वायर से अगर वो बंधी हुई है, एक वायर अकेला 6% के वेट को बैलेंस कर सकता है। लेकिन सेफ्टी के लिए 4 भी कम बोल दिए, तो मैंने 6 5 वायर लगा रखे होते हैं कि पता है भाई साहब कुछ खुराफाती तत्व होते हैं। 6 है तो 6 से ज्यादा तो बैठेंगे देख के देंगे भैया, एक बार बैठ के तो देखे होता क्या है? भले ही खुद निपट जाए वो, लेकिन देखेगा जरूर। ठीक है, तो ऐसे भोले भाले व्यक्तियों की है ना जो जान है उसको बचाने के लिए भैया सेफ्टी मेजर रखने पड़ते हैं, है ना। तो ऐसे करके उनको बेवकूफ बनाया जाता है कि देखो भाई 6 से ज्यादा मत बैठो। और मशीन में कोडिंग भी ऐसे की जाती है कि भैया इतना वेट आ जाए तो उसके बाद लिफ्ट तुम काम मत करना, है ना। लिफ्ट के कान में बोल देते हैं कि भैया लिफ्ट जो काम नहीं करना है अगर इससे ज्यादा वेट एक्सीड कर जाता है। हालांकि वो उससे 3-4 गुना वेट भी आराम से झेल सकती है, लेके जा सकती है, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। मतलब लेके जा सकती है मतलब झेल सकते हैं वो वायर्स। ऑब्वियसली लेके जाना तो मोटर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, हाँ तो ये तो खैर ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेन जो रहेगा वो अपना इलॉन्गेशन और कंप्रेशन अपॉन, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेन वाला क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेन मतलब जब वो टूट रहा होगा उस वक्त जो स्ट्रेन रहेगा उसको ब्रेकिंग स्ट्रेन बोलेंगे। और ब्रेकिंग स्ट्रेन जो आता है वो भी कांस्टेंट आता है मटेरियल के लिए, तो ये ध्यान रखना है। ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड ब्रेकिंग स्ट्रेन बोथ आर कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। अब कुछ छोटे छोटे से थ्योरी पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है और एक इलास्टिक फटीग है। इन दोनों को देखते हैं और फिर एक लास्ट पॉइंट है अपना छोटा सा, तो भी फटाफट से कवर अप करते हैं और आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है साहब, तो 1 घंटा 11 मिनट हो गए हैं। बढ़िया है, आज तो यार मुझे पता ही नहीं लगा क्या हो गया। आधा टाइम तो मैं फोकस ही संभालता रहूँ। हाँ जी भाई साहब, अभी हम बात कर रहे हैं इलास्टिक फटीग की। पूरे 1 मिनट इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। पहले इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट तो देखो क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। We know that some material bodies take some time to regain their original configuration. भाई थोड़ा टाइम लगाती है ओरिजिनल शेप में आने के लिए। When the deforming force is removed, डिफॉर्मिंग फोर्स जब आप हटाओगे तो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन करने में थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो दैट डिले, द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन बाय द बॉडीज ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड दैट इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। वो जो डिले है उस डिले को ही हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। जितना ज्यादा डिले होगा उतना ही ज्यादा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज नेग्लिजिबली स्मॉल फॉर क्वार्ट्ज फाइबर एंड phosphorus bronze. For this reason the suspension made from quartz and phosphorus bronze are used in galvanometer and electrometers. तो ये एक थियरी पॉइंट है, आपके स्कूल में अगर कभी पूछ ले, है ना। तो वो जो कि देखो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, एक अच्छी स्प्रिंग अगर हमारे पास हो तो उसके अंदर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब डिले उसके अंदर कम होना चाहिए, सॉरी डिले उसका कम होना चाहिए। तो यहां नेग्लिजिबल, कम से कम डिले होना चाहिए। तो अपने जो क्वार्ट्ज फाइबर होते हैं या फॉस्फोरस ब्रॉन्ज होता है, तो ये जो है वो उनमें नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए इसी मटेरियल के जो है हम सस्पेंशन वहां पे यूज करते हैं, क्वार्ट्ज, ठीक है, या फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के, किसमें, गैल्वेनोमीटर में या इलेक्ट्रोमीटर्स। साथ ही साथ आपको क्या कह रहा है, फॉर ग्लास फाइबर्स इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज वेरी लार्ज। ग्लास फाइबर को अगर आप खींच दोगे फिर उसको अपने ओरिजिनल शेप में आने में थोड़ा टाइम जो लग रहा है वो थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होगा। तो इट टेक्स आवर्स फॉर ग्लास फाइबर्स टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। तो ग्लास फाइबर जैसी चीजों का हम यूज नहीं करेंगे जहां पे हमको इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो क्योंकि जितना ज्यादा इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होगा उतना ही टाइम लगाएगा वो अपने ओरिजिनल शेप को में आने के लिए। तो हम इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट जिसका कम से कम होगा ऐसे ही मटेरियल्स का यूज करेंगे। इलास्टिक फटीग, फटीग मतलब थकान।
तो बिल्कुल इलास्टिक नेचर भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे विद टाइम। इलास्टिक फटीग, तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि अगर आप बहुत ज्यादा रिगरस उसको यूज कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली आप उसमें एक्सपेंशन और कंप्रेशन करवा रहे हैं, तो क्या होगा, टाइम के साथ इट विल लूज इट्स इलास्टिसिटी। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ड्यू टू द रिपीटेड स्ट्रेन ऑन द मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिक इफेक्ट। दैट इज व्हाई ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ देयर यूज। अब तुम बोलोगे ब्रिजेस के अंदर कहां से इलास्टिसिटी आ गई? भाई आपने देखा होगा कि भाई जैसे ब्रिज रहते हैं अपने, तो ब्रिज जो रहते हैं उन पे ऐसे वायर्स बंधे होते हैं, ये स्टील वायर्स होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो अगर कोई भी भूकंप आएगा तो ये जो रोड है, मान लो अगर कोई भूकंप की वजह से वेव करेगी, तो अगर ये ऐसा नीचे जाती है तो ये स्टील वायर उसको खींच के वापस ऊपर ले आएगा, बिकॉज इट इज मोर इलास्टिक। स्टील वायर खींच के ऊपर ले आएगा, समझ में ही बात। और यही अगर सोचा ग्लास फाइबर टाइप के मटेरियल लगे होते, भूकंप आता, रोड झुकी ही रह जाती, स्टील वायर उसको हिल ही नहीं पाता, काफी टाइम बाद उसको सीधी करता है ना। तो इसलिए हमको क्या करना होता है कि अगर कोई मटेरियल अपना इलास्टिक फटीग की वजह से इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को लूज करते जा रहा है, ठीक है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को वो लूज करते जा रहा है, तो टाइम के साथ ऐसा होगा ही होगा। तो इसी वजह से काफी टाइम बाद, काफी समय बाद ब्रिजेस को कह देते हैं कि भैया अब ये अनसेफ है, अब इस पे घूमो मत। तो हो गए, अरे यार रोड तो एकदम बढ़िया बनी हुई दिख रही, कहां दिक्कत है इसमें? भाई दिक्कत है इन वायर्स में। अब तुम बोले ठीक है तो वायर चेंज कर दो, वो ब्रिज में भी दिक्कत है भाई, ब्रिज के अंदर भी आयरन के सरिये हैं, है ना, मेटल तो यूज, ऐसा तो है नहीं बस कोरा सीमेंट है, और सीमेंट का भी इलास्टिसिटी तो रहेगा ही रहेगा। तो उसका जो बेस स्ट्रक्चर है वहां पर भी बहुत सारा स्टील यूज हो रखा है, और टाइम के साथ उसमें खराबी या इलास्टिक फटीग आता है। तो बहुत सालों बाद, कई सालों बाद आप कह देंगे भैया अब ये चलने लायक नहीं है, ये ब्रिज को जो है अब गाड़ियों वाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाए, अब इसमें लोगों को सैर सपाटा करने दिया जाए, है ना, नहीं तो भाई ये सेफ नहीं है गाड़ियों के साथ, है ना। आई बात समझ में? तो अब हम आ रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि है अपना एनालॉजी ऑफ रॉड एज अ स्प्रिंग। बिल्कुल आपने सही सुना, हम बात करने जा रहे हैं कि रॉड जो है वो भी एक स्प्रिंग के जैसा बिहेव करती है। कैसे? भाई हम यहां पर ऐसा कह रहे हैं कि अगर एक आप रॉड ले लेते हो, आपने कहा ठीक है साहब ले ली हमने रॉड, आपने बोला और हमने ले ली, रॉड ली, और यदि आप उस पर फोर्स लगाते हो F, आप जानते हो कि उसमें जो इलोंगेशन आता है उसे आप कहते हो FL बाय AY। तो F की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी AY बाय L इंटू डेल्टा L। आपको साफ साफ दिख रहा है, दिस A इज अ कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस इज अ कांस्टेंट, L इज अ कांस्टेंट, डेल्टा L इज द इलोंगेशन इन द वायर या रॉड। फोर्स जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ चुका है किसके? डेल्टा L के। बोलोगे हाँ, तो मैंने कहा यार स्प्रिंग पढ़ी आपने? बोला क्या पढ़ी, क्या हमको सब कुछ आता है एकदम, है ना, आप कुछ भी पूछो। ठीक है सर, यार स्प्रिंग में भी तो कुछ ऐसी कहानी होती है, अगर आपने उसको कुछ खींच दिया, कितना खींच दिया, नेचुरल लेंथ से, तो आपने कुछ मान लो, वैसे तो x बोलते हैं हम, लेकिन x की जगह मैं डेल्टा L बोल देता हूं जस्ट फॉर कंपैरिजन। तो अगर मैंने उसको इतना खींच दिया, तो आप जानते हो स्प्रिंग भी कितना फोर्स लगाती है, वो लगाती है K इंटू एक्स, हालांकि अभी मैं लूंगा डेल्टा L। यहां पर भी स्प्रिंग जो है उसका फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L, जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा इलोंगेशन। सेम इसका बिहेवियर क्या स्प्रिंग जैसा नहीं है? तुम बोलोगे कहां है, मैंने कहा क्यों नहीं है, ये कांस्टेंट है क्या? तुम बोलोगे हाँ। इधर ये कांस्टेंट है क्या? तुम बोलोगे हाँ। इधर फोर्स, इधर इलोंगेशन, इधर फोर्स, इधर इलोंगेशन, सब कुछ स्प्रिंग जैसा ही है। अच्छा, सब कुछ स्प्रिंग जैसा है तो सर फिर मतलब क्या स्प्रिंग जैसा ऊपर नीचे ऑसिलेट करती है तो ये वायर भी करेगा क्या? हाँ बिल्कुल कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। अगर आपको वहां पर ऑसिलेशन बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे उसको, स्मॉल हुए तो वाइब्रेशन टाइप की चीज होगी। होता ना सर, रॉड से कोई चीज बंधी हुई, आपने ऐसा जोर से हमारा ढन तो झंझना जाती है पूरी रॉड, वाइब्रेट कर जाती है, वाइब्रेशन ऑसिलेशन ही है, लेकिन वो इतने स्मॉल है कि आपको बस वो वाइब्रेट होता हुआ दिखता है। वाइब्रेट करते हुए नहीं देखा कभी किसी रॉड को, है कि नहीं? तो अब यहां पे बात आ रही है, तो यार अगर ये स्प्रिंग का ऐसा बिहेव कर रही है तो फिर तो स्प्रिंग में तो पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप हो जाती है, तो क्या यहां पर भी वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी? क्यों नहीं डेवलप होगी यार, क्यों नहीं डेवलप होगी?
अगर मैं कहता हूं कि यहां पे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आप इस बात को समझो कि आपका एक्स जो है वो डेल्टा एल है, आपका एक्स जो है वो क्या है, एक तरीके से डेल्टा एल। बिल्कुल यहां पर भी आप कह सकते हो कि द पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड, जैसे ही आपने फोर्स लगाया इस वायर में आएगा इलॉन्गेशन, और उस इलॉन्गेशन की वजह से इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल्स टू हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर। तो आपका के जो है वो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है आपका ए वाई बाय एल। इज व्हाट दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है साहब। तो आप यहां से लिख सकते हैं इसे कि हाफ ए वाई बाय एल डेल्टा एल का स्क्वायर। इस तरीके से आप यहां पे कहानी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड वायर और इन अ रॉड और वायर में इलास्टिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो तो अभी मैंने बता ही दी, लेकिन हम इस फॉर्मूले को कुछ अलग तरीके से याद रखेंगे। हम यहां पे याद रखेंगे एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यार इसी तरीके से याद रखते हैं, बुक्स में भी यही फॉर्मूला रहता है और इसी के बारे में पूछ भी लिया जाता है। तो अगर आपको ये वायर दिया गया है और आपसे कहा जाता है कि यहां मैं कुछ फोर्स लगाता हूं F, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस F इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज ए वाई बाय एल इंटू डेल्टा एल। क्लियर है? साथ ही साथ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस वायर इज हाफ के और एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं यहां पे चाहता हूं कि हम निकालें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये तो लिख दी मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द रॉड या वायर। अब मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं बात करूंगा तो वायर की जो मैं वॉल्यूम लिखूंगा वो मैं क्या कहूंगा, वो मैं कहूंगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। एरिया से एरिया उड़वा लो और ये आ गया अपने पास हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां ये जो चीज आ रही है वो आ रही है क्या, वो आ रही है स्ट्रेन। और अगर ये स्ट्रेन आ रहा है, आप कह सकते हो कि यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, और यंग्स मॉडुलस आपका होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ऑब्वियसली ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात यहां पर हो रही है, तो स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा डालो और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, इसको चाहे U बाय V बोल दो या DU बाय DV बोल दो। टोटल वॉल्यूम में टोटल एनर्जी स्टोर्ड देख लो, या छोटे से DV वॉल्यूम में DU जो स्टोर्ड एनर्जी है वो आ जाएगी आपके पास हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। प्लीज आप ऐसा ना सोचना कि सर यहां पे ये U बाय V था, यहां DU बाय DV कैसे हो गया। यार जब मैं पूरे वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो पूरी एनर्जी, और जब मैं यूनिट छोटे से वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो छोटे से वॉल्यूम में स्टोर्ड थोड़ी सी एनर्जी। तो हमारे पास जो है ये मामला आ जाएगा इतना, DU बाय DV इज इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। क्लियर? ये कहानी मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस पे बेस्ड कुछ एकाध क्वेश्चंस जो हैं वो हम देख लेते हैं। कुल मिला के हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है, टाइम कितना हो गया, इतना जल्दी निपट गया। कह रहा है यहां पर कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ अ ब्रास बार ऑफ लेंथ 0.2 एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना
व्हेन कंप्रेस विद अ लोड ऑफ 5 kg वेट अलोंग इट्स लेंथ। कह रहा है भाई हमने क्या कर दिया, एक रॉड ले ली और इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कितने वेट से, 5 kg के वेट से ऐसा कंप्रेस कर दिया। अगेन इट इज अ स्प्रिंग। So just treat this thing like this कि you are applying a force F and because of that there is some compression in that wire और spring। स्प्रिंग ही देखो इसको, तुम ऐसा सोचो ही मत कि तुम यार कुछ नया कर रहे हो। तुम तो ऐसे देखो कि एनएलएम का फर्जी सा क्वेश्चन है ये, या वर्क पावर एनर्जी का, कि भाई इस वायर ने जो है इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है। तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि यार वायर ने कंप्रेस कर रखा है तो नीचे फोर्स लगेगा 50, ऊपर लगेगा kx। बस सर जी kx इज इक्वल्स टू 50, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ kx स्क्वायर, है कि नहीं। तरीके से निपटा डालो इसको। आपको यहां पर लेंथ दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, जी दे रखा है। जैसी मर्जी वैसा सॉल्व करो, ऐसे निपटा डालो या तुम डायरेक्ट उस तरीके से चले जाओ, du by dv ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब मैं थोड़ी सी बात यहां पर ये बताना चाहूंगा ये जो अपना हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन आया, स्ट्रेन जो है आपका वो होता है क्या, स्ट्रेन होता है अपना स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो ये स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स। यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो यार स्ट्रेस निकालना बड़ा आसान है, स्ट्रेस निकालने में कोई टेंशन ही नहीं है भाई। 5 kg का कितना फोर्स, F बाई ए तो आता है स्ट्रेस, 50 बाई एरिया अपॉन यंग्स मॉडुलस। बताओ इसमें कोई तकलीफ हुई, हुई ना, स्क्वायर सर उसी पे था, अपने दोनों पे लगा। बोला अब कोई तकलीफ हुई, बोले नहीं अब तो कोई तकलीफ नहीं। और बोल रहे हैं कि साहब है ना अब जो है एनर्जी निकाल दो। मैंने कहा यार एनर्जी निकालने में क्या दिक्कत है, एनर्जी निकालने में भाई ये अपने पास था हाफ यंग्स मॉडुलस और ये 50 बाई ए का स्क्वायर और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। अब वॉल्यूम क्या आएगी, वॉल्यूम आएगी एरिया इंटू एल। यहां से निपटा दो भाई पूरा मामला, पूरे मामले को निपटा डालो, खत्म करो। यहां से आपको दिख जाएगा ये भाई 2500 बाय ए स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एनर्जी अपने पास आ जाएगी बस। तो ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। बोले एरिया लेंथ गिवन है क्या, मैंने कहा हाँ गिवन तो है। तो बस हो गया काम। बताओ यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ी क्या, बोले नहीं पड़ी, बस खत्म। एनर्जी निकालनी थी, निकाल दी। आओ आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है, when the load on the wire is increased slowly from 2 kg to 4 kg, the elongation increases from 0.6 mm to 1 mm. How much work is required during this extension? अब आप जानते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। सिंपल सी कहानी, आप तो बस ये देख लो कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बस निपट जाएगा मामला। और एक मजेदार बात बताऊं, बोले हाँ बताओ सर जी। मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बोले सर जी ये होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। मैंने कहा पक्की बात, बोले हाँ, पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, टोटल एनर्जी कह रहा हूं मैं। तो मैंने कहा यार ये के एक्स क्या होता है, बोले सर के एक्स तो फोर्स होता है। तो पक्की बात, बोले हाँ। यार पीछे इलॉन्गेशन थोड़ी ना दिया था लेंथ की। बाजी मैं क्वेश्चन पढ़ता नहीं और ज्ञान ज्यादा झाड़ देता हूँ। तो यहां पर इलॉन्गेशन जो है अपने को बोला है, इलॉन्गेशन पहले 0.6 था, 1 हो गया है। यार ये क्या है, ये है फोर्स और ये क्या है, ये है इलॉन्गेशन। मैंने कहा फिर तो आंसर इससे निकल जाएगा। बोले कैसे, मैंने कहा हाफ कॉमन निकालो। बोले हाँ निकाल लिया। मैंने कहा फोर्स की फाइनल वैल्यू और एक्स की फाइनल वैल्यू, ऐसे फोर्स की इनिशियल वैल्यू और एक्स की इनिशियल। बोले फोर्स की फाइनल इनिशियल वैल्यू कहाँ दे रखी, मैंने कहा लो ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, पहले 20 फिर 40 और ये पहले 0.6 और फिर ये इतना, तो वैल्यू उठा उठा के पटको बस इधर। बोले मैंने रखा कितना, पहले फाइनल है तो 40 और यह है 1 mm आ गया। भैया ऐसे फॉर्मूला लगा, जैसे सवाल दिया वैसे फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब तुमको चाहिए वो हाफ के एक्स स्क्वायर टाइप से लगाना, तो वैसे लगाओ कि बोले साहब मैं तो पहले के निकालूंगा, एक्स दिया है और ऐसे फॉर्मूला लगाऊंगा। के निकालोगे क्यों भाई, जरूरत ही नहीं है। के इंटू एक्स तो क्या है, एफ है। बोले नहीं नहीं पहले तो मैं एफ को यूज करके एक्स को यूज करके फिर के निकालूंगा,
और k को उठा के फिर यहाँ पटकूंगा और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फिर हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर दोनों की अलग अलग निकाल के माइनस करूंगा। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन को करने में है ना मैं 4 क्वेश्चन जितना टाइम लगा दूंगा भाई। ऐसे कर लो kx इज f और x। अब यहां पर हम बोलेंगे फोर्स की इनिशियल वैल्यू है 20 और ये है अपना 0.6 इंटू 10 की पावर -3। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी, बस इसी से निपटा दिया। बोले सर लेकिन ये कहां से लिख दिया आपने, ये समझ नहीं आ रहा हमको। मैंने कहा यार याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम। बोले हो याद है ना बात। तो मैंने कहा याद करो वर्क एनर्जी थ्योरम। बोले याद है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? बोले नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैंने कहा वर्क यहाँ कौन कौन कर रहा है? बोले एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है। मैंने कहा और? बोले जैसे स्प्रिंग करती थी तो यहाँ पे वो वायर कर रहा है, स्प्रिंग की जगह वायर। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोले वो तो जीरो है। मैंने कहा क्यों भाई जीरो, किस खुशी में? बोले इस खुशी में कि कहा है स्लोली इंक्रीज हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं। मैंने कहा स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी सॉरी स्प्रिंग का जो वर्क होगा वो माइनस डेल्टा यू होता है। बोले ये किसने बता दिया? बोले ये मैंने ही बताया तुम्हें वर्क फॉर एनर्जी में कि स्प्रिंग का वर्क होता है माइनस डेल्टा यू। तो बोलो अभी आई क्या बात समझ में? बोले हाँ आ गई। ठीक है, 1:30 बज रहा भाई रात का। तो यार क्या करें ना, अपना संडे थोड़ा ऐसे ही जाता है। संडे को क्या यार घर के भी काम निपटाने होते हैं। घर वाले कहते हैं कि भाई यार तू घर के भी तो काम किया कर। कहता हूँ हाँ बिल्कुल साहब करेंगे। फिर घर के काम भी हो जाते हैं, कुछ वैसे काम भी हो जाते हैं कि भाई मतलब और भी, अब जैसे अब तुम्हारा काम भी हो गया तो भाई अब रात को ही करते हैं, फिर रात को टाइम मिलता है ना। तो संडे को हम जो है रात ही जागा करते हैं एक तरीके। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये तरीका हमने यहां पर यूज किया और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, उस पे आएंगे और आज के सेशन को निपटा देंगे। कह रहा है if work done in stretching a wire by 1 mm is 2 joule, then work necessary for stretching another wire of same material but with double the radius and half length by 1 mm in joule। ओहो, कह रहा है कि यार एक वायर है, उसकी लेंथ है अपनी L, रेडियस है उसकी R, यंग्स मॉडुलस है उसका Y। दूसरा वायर है जिसकी लेंथ जो है वो है आधी, रेडियस है उसकी डबल, यंग्स मॉडुलस वही है क्योंकि सेम मटेरियल का है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो कह रहा भाई यहां 1 mm उसको एक्सपैंड करने के लिए 2 जूल की एनर्जी लग गई। तो लिख दो 2 जूल इज इक्वल टू हाफ के, और के अपने पास कितना था? वो था AY/L। 1 डाल देता हूं इधर, और इलांगेशन तो सेम है ही तो एक्स स्क्वायर ही डाल देता हूं। क्यों फालतू में 1 पटकू, मैं एक्स स्क्वायर डाल देता हूं। अब बोल रहे यार ये कितना जूल वर्क करना पड़ेगा? तो वही हाफ A2 Y2 और L2 और ये एक्स स्क्वायर। अब हम यहां क्या बोलेंगे? हम कहेंगे W/2 डिवाइड करेंगे तो भैया एक्स एक्स वाई वाई सब कुछ कट कुटा जाएगा और इधर से आ जाएगा A2/L2 अपॉन A1/L1। क्या आ जाएगा? A2L1 अपॉन क्या गड़बड़ L2 A1L2। अब साफ गिवन है यहां पर कि L1/L2 इज आधा, गलत बोल दिया, 2 L2 है L/2 और A1/A2 साहब यहाँ पे A2/A1 है और A2/A1 इज 4, 2R है वो इधर, तो कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा साहब। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, L1/L2 जो है वो आ रहा है, ये L1 है, ये L2 है, R1 है, ये R2 है। R2/R1 आ रहा है 4 सॉरी 2, तो A2/A1 आएगा 4 और L1/L2 आ रहा है 2। यहां से ये आ जाएगा 8 और ये हो गया अपने 68, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं ऑन द स्लाइड नंबर 27। तो वायर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब यार ये एकदम बहुत ही सिंपल सी चीज आपसे कह रहा है कि यार अगर है ना आपको कुछ वायर कुछ ऐसा दिख जाए,
आपको कुछ वायर जो है ऐसे लगे हुए मिल जाए, एक वायर ऐसा और एक वायर ऐसा, और यहां पे आपको कह रहा है कि भैया कुछ फोर्स, इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो का यंग्स मॉडुलस जो है वो y1, लेंथ जो है इसकी L1, एरिया जो है इसका A1, ऐसे ही इसका यंग्स मॉडुलस y2, एरिया A2 और लेंथ इसका L2। अब अगर कोई आपसे यहाँ पे पूछ ले यार इसका इक्विवेलेंट जो है ना अपने को बताना है, तो आप जानते हो इक्विवेलेंट K अगर आप निकालना चाहते हो तो इसका K1 जो आएगा वो तो आ जाएगा A1 Y1 बाय L1, A2 आ जाएगा आपका A2 Y2 बाय L2, और इट इज जस्ट लाइक व्हाट, ट्रू स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज, वायर सीरीज, वायर ऐसे, वायर स्प्रिंग के जैसा बिहेव करता है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है तो स्प्रिंग के जैसा बिहेव कर रहा है, तो आप इसको ऐसा मान सकते हैं। और आप जानते हो फिर के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। यहां पे आप बड़ी आसानी से इसको एक वायर मान करके क्या कह सकते हैं, के इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं सीरीज और पैरेलल, तो सेम कहानी हम यहां पर बता दें। साथ ही साथ अगर कोई कहे कि भैया पैरेलल में जुड़ा हुआ है वायर, पैरेलल में जैसे मतलब एक वायर जो है मान लो कुछ ऐसे जुड़ा है, एक वायर कुछ ऐसे जुड़ा है, और आप यहां इस पे फोर्स लगा रहे हो F, अगेन ये K1 और ये K2, तो इस केस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। के इक्विवेलेंट जो आपको निकालना होगा वो K1 प्लस K2 कर देना होगा, मतलब जो स्प्रिंग में हम पढ़ते हैं वही कहानी आप यहां पर भी लगा देंगे। सेम ये सीरीज पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल का। सर अगर 3 वायर होते तो ऐसे, तो K1 प्लस K2 प्लस K3। सर यहाँ 3 होते तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3, है ना। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर जो है रिजल्ट लिख सकते हैं के इक्विवेलेंट का। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, और ये अपना जो है चैप्टर होता है समाप्त। अब जो है हम बात करने, ये आता है फॉर्मूला के इक्विवेलेंट, सॉल्व करके फिर वो ऐसा आ जाता है। मैंने कहा था ना 3 या 4 वायर्स होंगे अगर ऐसे लाइन में लगे हुए, तो 1 अपॉन K1, 1 अपॉन K2, 1 अपॉन K3, 1 अपॉन K4 ऐसा ऐड कर दो तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट मिलेगा। तो अब कल से हम शुरुआत करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, है ना, और बड़ा ही अमेजिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा भी आएगा बहुत पढ़ के, और मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जय हिंद। ठीक है साहब, चलो जी, बाय।